चलिए पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख रहे थे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालना हम लोग सीख रहे थे। साथ ही साथ हम लोग देखे थे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शंस को निकालने के लिए हम लोग दो यहाँ पे लेक्चर्स देखे थे, जिसमें से पहला मेथड था उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शंस उसको बोला करते थे। जो हम लोग लिखते थे, जैसे जनरली मान के चलिए a प्लस बी है जो कि बन रहा था हम लोग को c प्लस डी। ठीक है, मान के चलिए इसका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, मान के चलो इसका कुछ भी नहीं है। तो इसका अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते थे, क्या लिखते थे? रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे लिखते थे? रिएक्टेंट के लिए जैसे लिखते थे तो उसके लिए नेगेटिव आता था, किसी के अनुसार से लिखो, हम डिफरेंशियल के अनुसार तो यहाँ पे डी लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाता था, नीचे हो जाता था डी टी, इसके बगल में जितना भी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता था उससे क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे। क्लियर है? इज इक्वल्स टू, फिर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव आ जाता है, फिर यहाँ से डी हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे बी हो जाएगा, नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी टी, और कितना स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल्स टू, और ये प्रोडक्ट का लिखेंगे तो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है? पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? डी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, और नीचे क्या लिखेंगे? डी टी, और 4 है तो 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह से हम लोग सभी के लिए लिखा करते थे। तो ये क्या था? हम लोग को डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन इसको बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम लोग दूसरा मेथड देखे थे जिसमें से हम लोग एक लॉ का बात हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते थे उसको? रेट लॉ। तो रेट लॉ के अनुसार हम लोग क्या किए थे, तो उसमें भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिख ले रहे थे। रेट लॉ के अनुसार कैसे लिखते थे? जैसे मान के चलो यही वाला तुम्हारा रिएक्शंस दिया हुआ है, इसी को तुम्हारा रेट लॉ के अनुसार से रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना है। तो तुम क्या करते हो? रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हो। आता था यहाँ पर के, जितने भी रिएक्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन लिखा करता था। जैसे ए है तो ए लिखेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट लिखते किसके साथ? तो अगला कंसंट्रेशन के साथ। तो ए और बी था रिएक्टेंट तो ए और बी लिख दिए। अब इन लोग का कुछ पावर हुआ करता था। अब वहाँ पे कंडीशन होता था कि वो किस ऑर्डर में है। जब तक तुम्हारा क्वेश्चन में ना बोल दिया जाए कि वो किसके, मतलब जैसे ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, अगर नहीं बोला है तो हम लोग अपने मन से क्या मान लेंगे यहाँ पे? एक्स, और क्या मान लेंगे? वाई। क्लियर है? अगर यदि बोले थे कि अगर वो रिएक्शन तुम्हारा एलिमेंट्री रिएक्शन मिल गया, क्या मिल गया? एलिमेंट्री रिएक्शन, तो उस कंडीशन पे जो इसका एक्स और वाई होगा क्या हो जाएगा? उसका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ही उसका पावर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले से आपको बताते जा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या से बात किए थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि ये हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। क्या होता है हम लोग को? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसे हम लोग थियोरेटिकली नहीं निकाल सकते हैं, थियोरेटिकली नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट आया जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। तो इस मेथड के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? कोई भी रेट ऑफ रिएक्शंस रहेगा या फिर कोई भी रिएक्शंस रहेगा जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ऑर्डर। तो अभी जनरली हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि कैसे क्या हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे जिससे हम लोग क्या निकाल देंगे उसका, उस रिएक्शंस का ऑर्डर। तो सबसे पहले समझो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का भी सवाल पूछता है, और जेईई नीट चाहे सीयूईटी में एग्जाम में लिखे तो उधर तो ये सवाल आता ही है। ठीक है, देखिए जैसे पीछे का कंसेप्ट समझ गए ना, उसी तरह से यहाँ पर भी समझ जाइएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि हर समय जब भी हम लोग कुछ नया चीज़ सीखने के लिए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, उसमें थोड़ा सा हम लोग को ब्रेन का यूज करना ही पड़ता है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि आसान चीज़ होगा, है आसान चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने के बाद वो ईजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस होकर के थोड़ा सा देखने की प्रयास कीजिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए इसको देखिए क्या कहेगा। सबसे पहले देखिए इसको क्वेश्चंस की मदद से ही इसको समझना है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम कुछ थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी यहाँ पे लिखेंगे नहीं। पहले ही बताते आए कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर वैसा चैप्टर है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन की मदद से ही पूरे चैप्टर को क्या करेंगे? समझेंगे। यहाँ पे उतना ज़्यादा थ्योरी आता नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस की मदद से समझिए कि बोला है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पूछा है कि हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, जो कि रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2a + 3b से बन रहा है क्या चीज? 4c बन रहा है। अब यहाँ पर हम लोग एक चार्ट दिया रहेगा। क्या चीज दिया रहेगा? चार्ट, जिसमें से तुम्हें लिखा रहेगा इधर एक्सपेरिमेंट। क्या चीज रहेगा? एक्सपेरिमेंट नंबर, जिसे देख रहे हैं 1 2 3। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, उसका भी वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। फिर इधर देख रहे हैं तो एक में लिखा हुआ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका यूनिट दिया मोलर पर सेकेंड, और इन लोग को मोलारिटी में लिया गया है। क्लियर है?
मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 को हम लोग एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया, 3 बार एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें पहला में ए का कंसंट्रेशन कितना लिया गया है 0.1, बी का कितना लिया गया है 0.1, तो उस कंडीशन पे तुम्हारे पास कितना आता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो 2 × 10⁻⁴ आता है। फिर उसी तरह से एक समय बाद फिर से जब रिएक्शंस कराया गया उसी रिएक्शंस को, तो उस समय देखते हैं कि उसका कंसंट्रेशन जो लिया गया था वो कितना लिया गया था, तो 0.1 और बी का कितना था 0.2। तो अगर इतना कंसंट्रेशन ले करके उसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद उसके ऊपर कितना आता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो 4 × 10⁻⁴ आता है। उसी तरह से तीसरा बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो उस समय तुम्हारे जो कंसंट्रेशन था ए और बी का वो 0.2 और 0.2 लेकर के चला गया था, ठीक है। अब इसी के मदद से जैसे 3 बार हम एक्सपेरिमेंट किए, उसमें कंसंट्रेशन इतना लिए थे ए का, बी का इतना कंसंट्रेशन लिए थे, तो उससे जो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन निकला था वो ये निकला था। तो वो चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से सवाल रहेगा कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का करेंगे क्या कि यही तीनों इक्वेशन का मदद करके, मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है ये तीनों कंडीशन को, तीनों एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग को निकालना है कोई भी रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब समझिए इसके लिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन में हो सकता है आपको उतना बेटर तरीके से समझ ना आवे, ठीक है। मैं पूरा 100% कोशिश करूंगा समझाने के लिए, लेकिन मे भी क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे जब नया पढ़ेंगे तो नया पढ़ने के दौरान आपको उतना क्लियर नहीं हो पाता है, तो जितना हद तक आपको समझ में आएगा उतना समझने के प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जैसे हम दूसरा सवाल करेंगे उसमें आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन कोशिश कीजिएगा यही क्वेश्चन में समझ जाने का, हालांकि समझ में आ ही जाएगा यार, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रोसेस को समझिए कि हम लोग करेंगे क्या। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन इसका हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो अगर यदि हम लोग रेट लॉ के अनुसार चले, किसके अनुसार चले, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार, और हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल लेटर आर से लिखते हैं, ये सारी चीज आपको पता है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या क्या देंगे, यहाँ पे ए है तो ए लिखेंगे, और क्या हमारे पास बी है। क्या इन लोग का ऑर्डर पता है, नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे, और यहाँ पे क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। इसी इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा इतना? चलिए अब यहाँ पर समझिए कि ये जो यहाँ पे चार्ट जो बना हुआ है, क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जब एक्सपेरिमेंट किए क्या यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन। अरे देख रहे हैं ना चार्ट में क्या लिखा हुआ है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया हुआ है, तो जिसमें कंसंट्रेशन ए का कितना है 0.1 और बी का कितना है 0.1 है। तो हम लोग को देखो कुल मिलाकर के अगर इसके अनुसार, अगर इस वाला इक्वेशन के लिए या फिर पहला एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम लोग लिखने जाए रेट लॉ, क्या चाहिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखने जाएंगे तो हम लोग को क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे चलते फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कहाँ से चलेंगे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अनुसार चलेंगे और हम लोग रेट लॉ के अनुसार अगर रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं तो देखिए आर के जगह हम लोग को क्या हो जाएगा, अरे ये जो भी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या दिया हुआ है, अरे आर का ही तो वैल्यू दिया हुआ है। मतलब पहला के अनुसार अगर रेट ऑफ लॉ के अनुसार लिखेंगे तो आर का वैल्यू अभी क्या है, गिवन है। तो गिवन है तो कितना हम लोग को दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁴ दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू के जगह में क्या हो जाएगा, के ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या चीज दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्या हम लोग के कंसंट्रेशन ऑफ ए हम लोग को पहला एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे कितना, 0.1। क्या इस कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर होता था, क्या पावर हम लोग लेकर चले हैं, एक्स। तो क्या इसके पावर भी एक्स हो जाएगा, बिल्कुल होगा। चलिए यहाँ पे एक्स लिख देंगे। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्या हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ बी हम लोग को दिया हुआ था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, बिल्कुल दिया था, कितना दिया है 0.1। तो अभी भी यहाँ पे कितना लिखेंगे 0.1, और इसका पावर अभी कितना है y, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y। ये एक नया हम लोग इक्वेशन बन गया जिसको इक्वेशन नंबर कितना देंगे हम लोग 2 देंगे। क्या क्लियर है? सबसे पहले इस रिएक्शंस के लिए हम लोग क्या लिखे, रेट लॉ के अनुसार हम लोग लिखे रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि ये हम लोग का एक्सप्रेशन बनता है। अब हम लोग जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो किया गया है 3 गो, अब यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया है, कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है। तो इस जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, तो इसके अनुसार हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं। तो जैसे करेंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का तो वैल्यू दिया हुआ था, कंसंट्रेशन का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो पुट करेंगे तो हम लोग का इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए, किसके लिए चलते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर, देखिए एक्सपेरिमेंट को EXP से समझ जाइएगा ना आपको कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर किसके अनुसार चलेंगे, 2 के अनुसार।
तो इसके लिए क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप समझ रहे हैं कि आर के जगह में कितना दिया हुआ है, अरे 4 × 10⁻⁻4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 × 10⁻⁻4, इतना क्लियर है। इज इक्वल्स टू के जगह में क्या हो जाएगा के, कंसंट्रेशन ऑफ ए अभी देख रहे हैं किसके अनुसार, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में चलेंगे तो इसमें देखिए ए का कंसंट्रेशन हम लोग को कितना दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 0.1, और इसका पावर अभी भी क्या हो जाएगा x, क्यों, क्योंकि पावर कितना लिया गया था x। अब b की जगह में कितना बिठाएंगे, तभी देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, तभी कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.2, और इसका पावर अभी कितना हो जाएगा y। इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या अभी भी कोई दिक्कत हुआ नहीं, तो अब आप तो खुद ही समझ गए हैं कि अब हम लोग किसके लिए लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए लिखा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अनुसार चलेंगे तो हम लोग को क्या बन जाएगा, फिर आर का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के जगह में के हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए अभी देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, तो अभी कितना पुट करेंगे 0.2, और इसका पावर अभी भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी x। क्यों x हो गया, क्योंकि हम लोग ऊपर मान के कितना चल रहे हैं x लेके चल रहे हैं। फिर देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में b का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.2, तो b की जगह हम कितना पुट कर देंगे 0.2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे y हो जाएगा। ये इक्वेशन को कितना मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्या अभी तक समझ में आ गया कि क्या करना है। सो सबसे पहले रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, रिएक्शंस को हम लोग रेट लॉ के अनुसार क्या लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट जितना भी एक्सपेरिमेंट कभी 2 को दिया रहे, कभी 3 दिया रहे, कभी 4 को दिया रहेगा, कभी 55 को दिया रहेगा, तो सभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस लिखा करेंगे, क्लियर है। क्या इतना तक लिख लेंगे आप। चलिए अब आप एक काम कीजिए, या तो फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो फिर वीडियो रोक करके, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है वीडियो पॉज करने का, वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए पहले, क्योंकि मेरे पास जगह के यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा, इसी चलते इसको थोड़ा सा रफ करके और थोड़ा सा इधर हम सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। क्या क्लियर है यहाँ तक। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का पूरा काम खत्म हो गया, अब हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। हम लोग को निकालना क्या है, x और y निकालना है। क्या निकालना है, x और y। अब आप बोलिएगा x और y क्यों निकालना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े थे, वहां पे क्या बोला था, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला था, मतलब ऑर्डर कहने का मतलब n हुआ। क्या चीज हुआ, n, जिसको हम लोग n मानते थे, और n ही हम लोग को क्या होता था, इसको बोलते थे x + y, मतलब जितने भी पावर होंगे, अभी पावर क्या क्या है x और y, वो दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत है, x और y का। अभी क्या x और y का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, तो हम लोग को ढूंढना क्या है, x निकालना और क्या निकालना, y। अगर x निकल गया y निकल गया तो हम लोग आराम से क्या बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। अब बात समझ में आया क्या निकालना है। सो चलिए अब यहाँ पे हम लोग को बात दिक्कत क्या हुआ सोच समझिए। हमारे पास मात्र इक्वेशन आया है, क्या आया है, इक्वेशन। यही इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग को x निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर देखिए इसके अनुसार तो कुछ निकलेगा नहीं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 का मदद लेंगे। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल जो वहाँ पे हम लोग लिखे रेट ऑफ रिएक्शन, उसके अनुसार हम लोग उसको इस तरह से उसको अरेंज करेंगे या फिर उस तरह से उसको सॉल्व करेंगे जहाँ से हम लोग x निकल जाए या फिर क्या निकल जाए, y निकल जाए। अब ये दोनों तीनों को, ये तीन को जो इक्वेशन है, तीनों को ध्यान से समझिए कि आप क्या कीजिएगा इसको, जिससे आपका x और y निकल जाएगा, क्लियर है। तो एक बात के ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी आपका दो को वेरिएबल हो, देखिए हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है x और क्या निकालना है, y निकालना है, यही दोनों चीज का वैल्यू निकालना है। अगर ये दोनों इक्वेशन अलग अलग रहता और इसमें अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता, या तो फिर x रहता या तो फिर सिर्फ y रहता, तो इजीली हम लोग क्या कर सकते, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे, x और y का वैल्यू किसी तरह से निकाल सकते थे। लेकिन प्रत्येक इक्वेशन में देख रहे हैं तो x भी है और क्या है, y भी है। तो कोई भी इक्वेशन में जब दो वेरिएबल मौजूद होते हैं तो उसको सॉल्व करना या फिर एडिशन के थ्रू या फिर मतलब कि सब्ट्रैक्शन के थ्रू उसको पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। तो उसके लिए एकमात्र सहारा होता है हम लोग को मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवीजन करने वाले हैं। मतलब ये तीनों इक्वेशन को आपस में इस तरह से डिवीजन करके देखेंगे जहां से हम लोग को x बच जाए या फिर क्या बचे, y बचे। अब उसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि x वाला और y वाला टर्म्स को क्या ध्यान देना है, सुनिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा, आगे वाला क्वेश्चन खुद आप समझ के और बनाने लगिएगा। देखिए यहाँ पे इसमें x है y है, इसमें भी x और y है, इसमें भी x और y है, ठीक है।
अच्छा एक बात का समझ में आ रहा होगा आपको कि के का तो बात ही नहीं कर रहे हम, के का बात कर ही नहीं रहे, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जैसे ही दो इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे के से के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग को मकसद क्या है, एक्स और वाई का फाइंड आउट करना है, के फाइंड तो करना है नहीं, तो के तो ऐसे भी ऑटोमेटिक कट ही जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो अभी हम लोग को चाहिए एक्स या तो फिर हम लोग क्या चाहिए, वाई चाहिए। तो उसके लिए समझिए कि जब दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो या तो फिर हम लोग को एक्स खत्म हो जाए या तो फिर हम लोग को y खत्म हो जाए। तो हम लोग को क्या करना है, वैसे इक्वेशन को पकड़ के चलना है जहां से x ही खत्म हो जाए, ये मतलब x खत्म हो जाए, मत कहने का मतलब वहां पे कट जाए डिवाइड करने के बाद, या तो फिर आपका y वाला टर्म वहां पे गायब हो जाए। क्योंकि जब तक एक वेरिएबल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एक साथ दो दो वेरिएबल का वैल्यू निकल ही नहीं सकता है। कभी भी निकालना है तो उसमें एक ही वेरिएबल मौजूद होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर दो दो जब वेरिएबल दिखाई दे रहा है x और y, तो उसको डिवाइड करके खत्म कर देंगे एक टर्म उसका, चाहे x को खत्म करो चाहे y को खत्म करो। अब खत्म कैसे होगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, चाहे आप x को खत्म करना चाह रहे हैं, किसको खत्म करना चाह रहे हैं, x का। अगर x को खत्म करेंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा, y का निकलेगा। अगर y को खत्म कर देंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा, x का। अब आप सोचिए कि आपको निकालना किसका वैल्यू है, x का निकालना है कि y का। हम मान के चलिए x का निकालना चाहते हैं, किसका निकालना चाहते हैं, x का वैल्यू। अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे मतलब x को बचाना है, डिलीट किसको करना है, y को। अब y वाला टर्म्स को ऐसा देखना है, क्योंकि देखिए ऊपर अगर आपका y है और नीचे भी y रहेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे नॉर्मली हम लोग को कटेगा नहीं, हम लोग जब y जो है वो हम लोग को पावर में है, किस में है, पावर में। और यहाँ पर भी अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग को किस में रहेगा, पावर में। तो ये तभी डिवाइड हो पाएगा जब यहाँ पर मान के चलिए 2 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 2। तो ये दोनों सेम चीज होना चाहिए, तभी ये आपस में क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ऐसा मत सोचेगा कि यहाँ पर आपका 3 है, क्या है 3 और नीचे 2 है, तो ऐसा मत सोचेगा कि y और y खत्म हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। क्लियर है, चलिए इतना तक आपको छोटा छोटा मैथ तो आता होगा। तो देखिए अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये डिसाइड कर लेना है कि आपको x चाहिए या फिर y चाहिए। मान के चलिए हमें x चाहिए, क्या चाहिए, x। तो x को हमें बचाना है, y को क्या करना है, डिलीट करना है। अब ये तीनों इक्वेशन को देखना है कि किस वाला टर्म्स में तुम्हारा y का जो बेस है वो सेम मिल रहा है। जैसे मान के चलिए पहला और दूसरा में मैच करने जाएंगे, क्लियर है, y को डिलीट करना है, मतलब y वाला टर्म्स हम लोग को मैच करना चाहिए। यहाँ पे 0.1, यहाँ पे कितना है 0.2 है, क्या मैच किया का, नहीं किया। अब 1 और 3 में चलेंगे, मतलब 2 और 4 में चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0.1 है और यहाँ पर कितना है 0.2 है, क्या मैच किया का, अरे मैच किया, नहीं किया। मतलब वैसे टर्म्स को हम लोग को डिसाइड क्या करना है, x को बचाना है। मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ अगर डिवाइड करेंगे फिर भी हम लोग को x का वैल्यू निकले वाला नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 2 और 3 का करके। देखिए 2 और 3 का लेंगे तो यहाँ पे देखिए y का बेस जो है 0.2 है और इसके पास भी कितना है 0.2। अगर यदि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और बचेगा क्या, आपका x का टर्म्स। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सो धीरे धीरे देखिएगा समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, तो जो इक्वेशन नंबर क्या चीज है, इक्वेशन नंबर जो 3 है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, किससे, इक्वेशन नंबर 4 से। किससे करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग को y वाला टर्म्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे ये दोनों डिवाइड करने के बाद खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या चीज, x वाला, और x वाला का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर किसको रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को, और नीचे किसको रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को। चलिए, और LHS वाला LHS से डिवाइड होगा, RHS वाला RHS से डिवाइड होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में क्या था तुम्हारा, इधर है तुम्हारा 4 × 10⁻⁻4 है। क्लियर है, इसको डिवाइड करेंगे LHS वाला किसके साथ, इसका वाला LHS के साथ, मतलब 16 × 10⁻⁻4 है, इज इक्वल्स टू, इसका देखो इक्वेशन नंबर 3 में राइट साइड कितना है, इतना, मतलब k है और कंसेंट यहाँ पे 0.1 है और इसका पावर कितना था, x था, और कितना था हम लोग को 0.2, और इसका पावर कितना था, y था। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड से। तो वहां पे देखो फिर क्या मिलेगा, k मिलेगा, 0.2 है और इसका पावर कितना है, x है, और क्या हम लोग के पास 0.2 है और इसका पावर कितना है, y। क्या क्लियर है था, समझ में आ गया था। चलिए अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट देना है। कहने का मतलब देखिए 0.2 0.2, इसका भी पावर y, इसका भी पावर y, कि ये दोनों सेम चीज मिल रहा था, अरे मिला तो काट देंगे। अच्छा इन लोग आपस में इंटू था रे, तो इंटू था कट ही जाएगा, जैसे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग करते थे 2 × 3 और नीचे लिख देते हैं मान के चलिए 3 × 5, ऐसा करके। तो हम लोग ये जब इंटू में है नीचे भी इंटू है तो इसको और इसको तो काट ही सकते हैं, तो उसी फॉर्म में तो ये भी है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब ये दोनों सेम मिला तो उड़ा दिए। क्या क्लियर है यहाँ तक। चलिए
अब यहाँ पर देखिए क्या क्या और कट सकता है, क्या k और k सेम मिल रहा है, मतलब ये भी तो खत्म हो जाएगा। क्या ये लोग कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि x तो है लेकिन इसका बेस हम लोग को सेम है क्या? नहीं है। तो ये आपस में कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अच्छा इधर तो लेफ्ट साइड तो कुछ कुछ कट सकता है, 10⁻⁻4 और नीचे भी क्या है 10⁻⁻4। यहाँ से 4 का पहाड़ में पढ़िएगा तो यहाँ पे 4 चौके 16, मतलब 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्या आपका बच्चा, यहाँ से देखिए ऊपर 1 बचा है, नीचे क्या बचा है 4, ये सब तो खत्म हो गया। मतलब आपका कितना बचा है? सिर्फ 1/4 बचा है। इज इक्वल्स टू, इधर देखिए ये वाला भी खत्म, ये वाला भी खत्म, बचा क्या ऊपर 0.1 और इसका पावर कितना बचा हुआ है x। नीचे देखिए 0.2 और इसका पावर कितना बचा हुआ है x बचा हुआ है। क्या यही चीज बचा हुआ है? चलिए अच्छा हम लोग ऐसा बचपन में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर मान के चले इसका 2 के पावर x है और नीचे भी अच्छा ऐसा हम बताते हैं x का पावर 2 है और यहाँ पर y का पावर 2 है, ऐसा करके। तो क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x/y और इसका पावर 2? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि देखो इसको फिर से तोड़ो तो इसके ऊपर भी स्क्वायर तो चल जाएगा, इसके ऊपर भी क्या चाहिए स्क्वायर तो चल जाएगा। मतलब इसको इस तरह के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अरे छठा क्लास में तो पढ़ा होगा, छठा 7वां क्लास में। चलो तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसका भी पावर x, इसका भी पावर x, तो बोल सकते हैं इसका बट्टा इतना और उसका होल पावर x। चलिए इस तरह से लिखेंगे इसको, 1/4 इज इक्वल्स टू 0.1 और नीचे हो जाएगा 0.2 और इसका पूरा पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि ऊपर दिख रहा है 0.1 और नीचे क्या दिख रहा है 0.2। एक एक पॉइंट में यहाँ पे दिख रहा है, मतलब एक एक अंक के बाद पॉइंट दिख रहा है तो पॉइंट को हटा दीजिए डायरेक्टली, या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर भी कितना लग जाएगा 10। आपका कितना बच जाएगा 1/2 और ये तो खत्म हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा 1 पॉइंट, मतलब 1/2 बचेगा। तो ऐसा कीजिए जैसा भी करना है। तो हम लोग सिंपल मैथ जानते हैं तो इसको क्या डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं 1/2। तो इसका मतलब इधर इस तरह कर देंगे 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 और इसका पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कैसे किया? अरे 10 मान लो एक एक डिजिट के बाद था तो दोनों तो गैप हो ही जाएगा। नीचे भी हटाओगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, इसको हटाएगा तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 बचेगा। क्या इसको इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं? अब समझो कि कैसे करना है इसको। अब हमें चाहिए क्या था x का वैल्यू, क्या चाहिए था हम लोग को x का वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे इसको देखो, कभी भी मैथ में जैसे छठा क्लास या फिर 7वां क्लास में वहां पे दिया रहता था मैथ में, आप तो जरूर पढ़े होंगे ऐसा करके कि अगर मान के चलो 2 के पावर में a है और यहाँ पर मान के चलो 2 के पावर में 1 है, ऐसा करके तो हम लोग बोलते थे कि कभी भी अगर उसका बेस क्या चाहिए, उसका बेस अगर आपस में सेम हो गया, क्या हो गया सेम, तो उसका जो पावर होता है वो पावर भी आपस में क्या होते हैं सेम होते हैं। तो इसके अनुसार हम लोग बोलते हैं कि a बराबर क्या होता हो जाएगा 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए ऐसा कीजिए, यहाँ पर x ऐसा समझ लीजिए 2 है, 2 के पावर x है इज इक्वल्स टू यहाँ पर मान के चले 2 का पावर यहाँ पे 3 है, ऐसा करके। तो अभी देखिए नीचे जो बेस है नीचे क्या है 2 है, इसका भी कितना है 2 है। अगर दोनों जगह अगर बेस हम लोग को इक्वल है तो उसका जो पावर होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये 7वां क्लास छठा क्लास में एक प्रॉपर्टी होता था, ये सारे से आपको नॉलेज होगा ही। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो x बराबर होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं कंपेयर। तो उसी भांति हम लोग यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं कंपेयर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कंपेयर। अब समझिएगा कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए 1/2 है लेकिन शर्त है कि इधर भी हम लोग को तो बेस सेम होना चाहिए। क्या हम लोग 1/4 को ऐसा लिख सकते हैं 1/2 और इसका पावर में पूरा 2 इज इक्वल्स टू 1/2 और इसका में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्या हम लोग देखो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 4। मतलब 1/4 को क्या 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। चलो अब अच्छा ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए ताकि हम लोग को दोनों जगह क्या हो जाए बेस सेम हो जाए। क्या हो जाए दोनों जगह बेस सेम हो जाए। अगर बेस सेम हो जाएगा आपस में तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो पावर होगा वो पावर भी आपस में क्या होंगे सेम होंगे। तो क्या हम लोग इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं आराम से, क्या बोल सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 तो यहाँ पे है ही क्योंकि उसका बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए,
अरे x का वैल्यू निकाल लिए ना। इसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। क्या चीज निकालना है, y का वैल्यू। अब समझ रहे हैं कि यही तीनों इक्वेशन का फिर से सॉल्व करना है। अभी क्या किए थे हम लोग, निकालने के लिए डिसाइड किए हमें x का चाहिए पहले कि किसका चाहिए, y का। तो हम लोग डिसाइड किए हमें x चाहिए। क्या चाहिए, x। मतलब x वाला टर्म को बचाना है और किसको हटाना है, y वाला टर्म को। तो y वाला टर्म को यहाँ पे ढूंढने गए कि ये तीनों इक्वेशन में देखो कि किसके पास y का वैल्यू सेम सेम मिल रहा है। तो सेम सेम देखने गए तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में देखे तो y का वैल्यू के बेस में दोनों क्या हुआ, सेम मिला। तो y वाला टर्म क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे उसको खत्म हो गया तो बचा सिर्फ क्या चाहिए, x का वैल्यू। और x का वैल्यू क्या हो गया, हम लोग को निकल गया। उसी प्रकार से जब x का वैल्यू निकल गया तो हमें अब चाहिए किसका वैल्यू, y का वैल्यू। अगर y का वैल्यू चाहिए तो अब हटाना किसको पड़ेगा, x वाला। अब ये तीनों इक्वेशन में देखो कि किसमें x का वैल्यू सेम है। तो देख रहे हैं दूसरा वाला में देखो और तीसरा वाला में, तो यहाँ पे देखो x वाला में 0.1 और यहाँ पर भी क्या है 0.1। मतलब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपस में कट जाएगा और बचेगा क्या चाहिए आपका, y वाला टर्म। मतलब समझ में आ गया क्या करना है। सो चलो फिलहाल आप या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप इसको रोक करके वीडियो को इसको इतना तक लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास बोर्ड की कमी है। तो इस जल्दी इधर फिर से रब करेंगे, इधर फिर से लिखेंगे। चलिए इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए। चलिए अब जैसा कि आप समझ गए थे कि इक्वेशन नंबर किसको यूज करेंगे, आप सेकेंड और इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे, तभी हम लोग को क्या होगा, y का वैल्यू निकलेगा। किसका वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा। समझिए अब किसका किसका यूज करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर किसका यूज करेंगे, सेकेंड, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। क्या हो जाएगा, तो LHS वाला LHS से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऊपर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4, इसको डिवाइड करेंगे 3 वाला से। तो क्या है यहाँ पे 4 × 10⁻⁻4 है। क्लियर है यहाँ तक। इज इक्वल्स टू, इसका देखो ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, k 0.1 और इसका पावर x, और क्या लिखा हुआ है 0.1 और इसका पावर y। फिर डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का क्या क्या है, k है और क्या है 0.1 इसका पावर x, और क्या है हमारे पास 0.2 और इसका पावर y। क्या क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या क्या कट रहा है आपका। तो देख रहे हैं यहाँ से k से तो k कटेगा ही। यहाँ पर देख रहे हैं 0.1 और 0.1 इसका भी पावर x, इसका भी पावर x, तो ये तो कट ही जाएगा। इधर देख रहे हैं 10 के पावर -4, 10 के पावर -4, 2 का पहाड़ा में ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो क्या इसका हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से बचा क्या चाहिए, 1/2 बचा, इज इक्वल्स टू, ये सारा चीज़ खत्म हो गया। यहाँ से क्या बचा आपका 0.1 का पावर x, नीचे क्या बचा 0.2 और इसका पावर कितना बचा y। अरे x थोड़ी बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, y बचा है। फिर उसी तरह से जब दोनों जगह पावर सेम है तो इसको पूरा हॉल में पावर लिख सकते हैं। तो इसको उसी तरह से लिख देते हैं, 1/2 इज इक्वल्स टू 0.1 और यहाँ पे 0.2 और इसका हॉल में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जगह में पावर सेम था तो इसको पूरे हॉल में लिख सकते हैं पावर 2, मतलब y। क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर यहाँ पर देखिए एक पॉइंट, मतलब एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट, और इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 और इसका पावर कितना हो जाएगा y। अरे अभी बताए थे इसको कैसे हटाएंगे, एक पॉइंट हटाएगा तो ऊपर 10, इसको हटाएगा तो नीचे 10 और 10 10 खत्म, तो बचेगा क्या चाहिए 1/2 बचेगा। अभी क्या करना है, क्या हम लोग 1/2 को इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 1। अरे 1 लिखने से कोई इसको नुकसान होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्यों, ताकि हम लोग को बेस सेम नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बेस में 1/2, अभी भी बेस में क्या है 1/2, इसका पावर कितना 1 और इसका पावर कितना y। तो जब बेस आपस में सेम हो गए तो इसका पावर भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो क्या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा उसका y बराबर अभी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। तब पहले हम लोग x बराबर क्या निकल के आए, 2 निकल के आए, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो गया 1 आ गया। तो इसी चलते यार हम लोग को निकालना क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था। इसी चलते लिखेंगे हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम लोग क्या चीज दिखाते थे, n से दिखाते थे। क्या चीज से, n से। और जो n बराबर होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को n से, और n बराबर निकलता था वो क्या निकलता था x प्लस y। x का वैल्यू अभी कितना निकाले थे, वहां पे 2 निकाले थे, प्लस y का वैल्यू कितना आ गया 1 निकल गया, टोटल कितना आ जाएगा 3। मतलब इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर कितना था, 3rd ऑर्डर था। कितना था, 3rd आता। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है। अरे आसान है ना।
अभी इसीलिए बोले थे स्टार्टिंग में कि देखो जब भी कुछ नया टर्म्स अगर तुम सीखोगे तो उसमें थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा उसको सीखने में, क्योंकि हर कंसेप्ट को इजीली समझा नहीं जा सकता। हालांकि ये बहुत इजी टॉपिक है, तो एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो अगला जो क्वेश्चन अभी बनाने वाले हैं तो उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे, उसमें आप भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसको देखेंगे। आप भी बोलेंगे अच्छा इसको इतना से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इसको काटेंगे तो ये करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कौन कौन सा इक्वेशन का यूज करेंगे, फिर से इसको समझाते हैं। सबसे पहली बात क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में हम लोग को एक्सपेरिमेंटल निकालना रहेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग को चार्ट बनाया रहेगा, जिसमें हम लोग को क्या रहेगा, कंसंट्रेशन दिया रहेगा सारे रिएक्टेंट का, उसका रेट ऑफ रिएक्शंस लिखा रहेगा, फिर हम लोग को ऊपर हम लोग को क्या रहेगा, मेन रिएक्शंस रहेगा, उसके अनुसार से रेट लो लिखेंगे। रेट लो लिखने के बाद उसका पावर में एक्स और वाई रह जाएगा, उसके अनुसार हम लोग क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से जो हम लोग को एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा उसके लिए हम लोग लिख लेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वहां से इक्वेशन बन जाएगा। अब ये तीनों इक्वेशन का सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक्स निकालेंगे और वाई निकालेंगे। अगर एक्स का निकालना है तो वाई को खत्म करना पड़ेगा, वाई को निकालना है तो एक्स को खत्म करना पड़ेगा, तो वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन का यहाँ पे मदद करके एक्स और वाई का निकालेंगे। तो अभी इसमें क्या किया, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिए और वहां से हम लोग पता चल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एन से दिखाते थे और एन बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स बराबर 2 आया था, वाई बराबर 1 आया था, टोटल क्या हो गया 3। तो हम लोग बोल सकते हैं इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो कैसा ऑर्डर था, हम लोग को थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था। क्या बात समझ में आ गया? चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको फिर हम लोग मिल करके बनाते हैं, उसमें हम लोग को 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। फिर से देख रहे हैं कि हम लोग एक रिएक्शन दिया हुआ है जो कि A2 प्लस B2 मिल करके क्या बन रहा है, 2AB बन रहा है। अभी देखो जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखा करते थे वो हम लोग का लिखा हुआ पहले से ही है, ठीक है। तो लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शंस क्या लिखा हुआ है, K कंसंट्रेशन ऑफ A2 और इसका पावर क्या ले लिया है A और B2 के पावर क्या लिया है B। तो हम लोग अलग से कोई X और Y नहीं मानेंगे, जैसे जब मेंशन कर दिया X के जगह में क्या चाहिए A और Y की जगह में क्या चाहिए B, मतलब अभी जो निकालना वो A का वैल्यू और किसका निकालना है B का वैल्यू। अगर नहीं दिया रहता था रेट ऑफ रिएक्शन से लिखा हुआ तो हम लोग अपने से मानते थे, इसी तरह से लेते थे, पावर में हम लोग क्या लेकर चलते थे, X और Y लेकर के चलते थे। अभी पहले से ही मेंशन कर दिया A और B, तो अभी X और Y की जगह में A और B लेकर के चलेंगे, कोई डॉट नहीं ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर फिर उसी तरह से, जब रेट लॉ के अनुसार लिखा हुआ है, ये हम लोग इक्वेशन दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग कुछ नहीं तो आराम से लिख ही लेते हो। रेट लॉ के अनुसार जब तुम जानते हो तो क्या लिखा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि R बराबर क्या दिया हुआ है जी, K दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ A2 दिया हुआ है और इसका पावर स्मॉल a दिया हुआ है, फिर उसी तरह से B2 दिया हुआ है और ऊपर क्या दिया हुआ है B। इसको हम लोग इक्वेशन मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो, कोई दिक्कत है। चलो आगे हम लोग देखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से चलोगे तो चलो R बराबर अभी दिया, देखो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब R दिया हुआ, ठीक है। कंसंट्रेशन B2 का दिया है, कंसंट्रेशन A2 का दिया है। अभी चलो R के जगह में बिठाओ, तो R के जगह में कितना पुट करोगे, 0.04, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 0.04 इज इक्वल टू K का वैल्यू तो दिया नहीं, तो K का K लिखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ A2 का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.2, तो यहाँ पे कितना पुट करोगे 0.2 पुट करोगे, ठीक है। इसका पावर अभी कितना हो जाएगा A हो जाएगा, कितना हो जाएगा A। नहीं दिया रहता था तब हम लोग X मानते थे, क्लियर है ना, अरे कंफ्यूज नहीं ना हो। चलो अभी देखो B2 की जगह में कितना दिया हुआ, 0.2 दिया हुआ था, अभी भी कितना लिखेंगे 0.2 और इसका पावर कितना हो जाएगा B। अब मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नहीं मानने गए, कोई दिक्कत है क्या, वैसे भी उसका यूज कहाँ होता था, नहीं होता था। चलो मानना है तो उसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब किसके अनुसार चलेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अनुसार चलेंगे। तो चलो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अनुसार चलोगे तो अभी तुम क्या लिखोगे, R के जगह में कितना पुट करोगे 0.04, कितना पुट करोगे 0.04 इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A2 कितना है हम लोग को 0.1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0.1 और इसका पावर हो जाएगा स्मॉल a। B का कितना दिया 0.4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4 और इसका पावर कितना B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है B। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना सेकेंड, क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर चलेंगे कहाँ से, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में चलेंगे। चलो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से चलोगे तभी तुम क्या लिखोगे, R के जगह में कितना दिया होगा 0.08 इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A के जगह में कितना दिया है, मतलब A2 की जगह में 0.2 दिया होगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 0.2 और इसका पावर कितना हो जाएगा A हो जाएगा। फिर कितना दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है,
0.4 और इसका पावर कितना हो जाएगा b हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्या क्लियर है यहाँ तक? चलो इतना लिखने के बाद क्वेश्चन में क्या बोला है लास्ट में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोला है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A2, कि A2 के रिस्पेक्ट में तुम्हारा कितना ऑर्डर होगा एंड B2 के रिस्पेक्ट में तुम्हारा कितना ऑर्डर होगा, आर रिस्पेक्टिवली। तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन है। अच्छा A2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा ऑर्डर, तो A2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना माना है, स्मॉल लेटर a, मतलब A का वैल्यू जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, तुम्हारा A2 का ऑर्डर। फिर B किसका दिया है, तुम्हारा B2 का ऑर्डर। तो तुम इधर से कैलकुलेट करके A और B निकालो और तुम बता दो कि कौन वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो पहला हम दिया है A बराबर 1 और B बराबर 1, इसमें A बराबर 2 B बराबर 0, A बराबर 2 B बराबर 1, A बराबर 1 और B बराबर 0। तो सॉल्व करेंगे A बराबर और B बराबर जिसमें मैच करेगा वो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिलहाल तुम लोग क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन फिर पता चलेगा कि नहीं लिख पाया, और नहीं तो वीडियो पॉज करके तुम लोग लिख लो एक बार। क्लियर है? चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बहुत आसान है, जैसे तुम पहले सॉल्व कर चुका है उस क्वेश्चंस को, उसी भांति इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। बहुत इजीली हम लोग का आंसर आ जाता है। बोल रहे हैं ना कि ये क्वेश्चंस आप लोग को 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, बाकी जिसका जेई का तैयारी कर रहे हो, सीयूटी कर रहे हो, चाहे तुम नीट का कर रहे हो, उधर 4 नंबर और 5 नंबर का वहाँ भी सवाल पूछता है। जैसे कि तुम्हारा सीयूटी में प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में पूछेगा। अगर जेई और नीट में बैठोगे तो इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे 4 नंबर आएगा। क्लियर है? चलो इसमें देखो सबसे पहली बात हम लोग किसमें बात करेंगे, किसका किसका सॉल्व करोगे। अच्छा ए निकालना और बी का निकालना है, तुम किसको निकालना चाहता है, ए का। चलो हम लोग ए का निकालते हैं। अब ए को निकालना है तो बी को हटाना पड़ेगा। अरे बात तो समझ में आ गया था ना, ए को निकालना मतलब बी को हटाना। बी को हटाओगे तो इसका मतलब अगर इसका लेने जा रहे हो तो इसमें कितना है 0.2, तो हम लोग 0.2 वाला मैच करके देखना है। देखो 0.2 तो क्या इसमें मैच किया, नहीं किया, इसमें किया, नहीं किया, मतलब 0.2 वाला लेकर के नहीं चलना है। सेकंड वाला में चलेंगे तो इसमें देखो 0.4, इसमें भी कितना है 0.4। हाँ अगर 2 और 3 का इक्वेशन को अगर यूज किया जाए, उसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा। अरे कट जाएगा ना, मतलब बी वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चलो तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। तो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड कितना है हम लोग को 0.04 है, उसको डिवाइड करेंगे इससे, मतलब कितना है हम लोग को 0.08 दिया हुआ है। इज इक्वल्स टू, इसमें कितना है k है, इसका कंसंट्रेशन कितना कितना दिया हुआ है 0.1 और इसका पावर a, फिर कितना दिया हुआ है 0.4 और इसका पावर कितना है b। नीचे वाला का कितना है k है और क्या है हम लोग को 0.2 इसका पावर a और क्या दिया हुआ है 0.4 इसका पावर b। क्या ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम था, k से k खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 डिजिट में हम लोग को क्या पॉइंट है, मतलब पॉइंट को हटा दो और ये लोग को काटोगे तो कितना बार में कटेगा 1/2 से। अरे चरका पार पढ़ोगे कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। मतलब इधर से कितना आया 1/2, इधर कितना बचा तुम्हारा 0.1 और इसका पावर कितना a, नीचे कितना है 0.2 और इसका पावर भी कितना बचा है a। हॉल में लिख सकते हो, मतलब इसका लिखोगे 1/2 इज इक्वल टू इसका कितना 0.1 और 0.2 इसका पावर कितना हो जाएगा a, हो जाएगा ना। फिर इसको 1/2 के जैसा लिख ही सकते हो, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और इसका पावर कितना a, इसका पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर बेस दोनों जगह सेम तो a बराबर कितना आ गया 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आसान है कि नहीं है जी? अरे बहुत आसान चीज़ है जी। अब तो तुम्हें आराम लगने लग गया होगा ना, अरे अब तो इससे ज़्यादा इजी तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है ना यहाँ तक? चलो इसको लिख लो, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, तुरंत इतना लिख लो, हम इसको मिटा देते। ठीक है, अभी हम लोग को निकल गया a बराबर। ठीक है, अब हम लोग किसका यूज करेंगे, जिससे हम लोग b बराबर निकाल लेंगे। a का निकल गया तो अब निकालना है b बराबर। चलो b कैसे निकालोगे, b निकालना मतलब हटाना किसको, a को। अब देखो तीनों इक्वेशन में कि कहाँ हम लोग a का इक्वल हम लोग को सेम सेम मिल रहा है, 0.2 0.1 0.2, मतलब 0.2 0.2 हम लोग को मैच कर रहा है। मतलब इन लोग मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा। तो चलो उसी को कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें मैच करेगा उसको उठा लेना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड कितना है 0.04, डिवाइड करेंगे इससे, मतलब कितना है 0.08 इज इक्वल्स टू k इंटू में कितना है 0.2 और इसका पावर a, फिर कितना है 0.2 और इसका पावर b। इसमें देखो
के है। अब ऐसा नहीं कि इक्वेशन नंबर 3 ले रहा है और इसका वैल्यू बिठा रहा है इक्वेशन नंबर 2 का, अरे वैसे गड़बड़ हो जाएगा ना। तुम लोग धैर्यपूर्वक काम करना, किसका किसका यूज कर रहा है 1 और 3 का, तो 1 और 3 का वैल्यू बिठाना, ऐसा नहीं कि गलती से तुम 2 वाला बिठा देना, अगर बिठा दोगे तो गलत तो हो जाएगा। चलो तो थोड़ा धैर्य से यहाँ पे वैल्यू को पुट करते जाना। इसका कितना है 0.2 और यहाँ पर ए हो जाएगा, बी का कितना दिया हम लोग को 0.4 और इसका पावर कितना है बी दिया हुआ। काटो क्या क्या कट रहा था, ए वाला टर्म तो खत्म हो जा रहा था, ये वाला भी खत्म हो गया। यहाँ से इसका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका भी देखोगे, देखो 2 का पहाड़ हम काटो, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, चलो एक का स्टेप करते चल जाते हैं। क्या दिक्कत है, हम लोग को एक का स्टेप चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू, इसको भी 0.2 और 0.4 इसका होल पावर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या यहाँ पे देख रहा है पॉइंट पॉइंट खत्म हो जाएगा तो 1/2 निकल जाएगा वहाँ से भी, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और इसका पावर कितना बी, और इसको भी लिख सकते हैं 1/2 का पावर कितना 1। जब दोनों जगह बेस सेम तो पावर भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि बी बराबर कितना आ गया 1 आ गया। और इससे पहले तुम देखा है कि ए बराबर भी कितना आया था 1 ही आया था, तो क्या हम लोग यहाँ से नहीं बोल सकते हैं, अरे यहाँ से बोल सकता है ना कि जो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर मान के चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बोलता तो क्या बोलता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर बोल देता तो तुम क्या लिखता a प्लस बी बोलता, मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू 2 बोलता। लेकिन अभी तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है, अभी तुम्हारा पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A2 और विथ रिस्पेक्ट टू B2। तो A2 के रिस्पेक्ट में A है और B2 के रिस्पेक्ट में B है, तो A बराबर कितना आया 1 और B बराबर भी आया 1। तो अभी तुम्हारे पास जो 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में देखो तो उसमें तुम लोग देखोगे तुम्हारा ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A में वहां पे लिखा गया था A बराबर 1 और B बराबर 1, तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। क्या हो जाता ऑप्शन नंबर 1। क्या क्लियर है वहां तक? चलो तो इस प्रकार से अगर मान के चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग को पूछ देता तो हम लोग ऐसा ही क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक? अरे बात को समझ गया ना, कैसे बनाना समझ में आ गया ना? बताओ इससे इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, हो सकता है क्या? नहीं, बहुत आसान आसान सवाल है। चलो इसको लिख लो, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस डाल दिया गया है ताकि आपका पीछे वाला लेक्चर्स का भी जितना भी कंसेप्ट था वो यहाँ पर बनाने के लिए आ सके, जिससे आपका जितना भी कंसेप्ट था वो सारा कुछ आसानी से क्या हो सके क्लियर हो सके। ठीक है, धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को समझिए। एक बोर्ड लिखा गया है क्वेश्चन, पहले ही बताए थे। इस चैप्टर में हम लोग को क्वेश्चंस का जो साइज रहेगा वो बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन बनेगा बहुत छोटा में। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझिए कि आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, बाकी इसका आंसर तो बहुत चुटकी में निकल जाएगा। देखिए क्या बोला, द फॉलोइंग डाटा परटेन टू रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर देखिए हम लोग को जो यहाँ पे डाटा दिया है वो हम लोग को रिएक्शन है किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर हम लोग को दिया है, 3 को एक्सपेरिमेंट किया है, ए का कंसंट्रेशन दिया है, बी का दिया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को लिखा गया है। ठीक है, अब नीचे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डाटा। अब यहाँ पर देखिए कि जितना भी यहाँ पे 3 को दिया गया है ए बी सी, इसमें से आपको देखना है कि कौन वाला हम लोग को डाटा क्या है सही बोल रहा है, या फिर कौन कौन सा सही हम लोग को रिलेशन बता रहा है। उसी के अनुसार नीचे देख रहे हैं कोड में लिखा गया है, जैसे पहला यहाँ पे ए बी सी डी में, ए में देख रहे हैं ए बी सी तीनों बात सही है, बी वाला में देखना है ए और बी सिर्फ सही है, सी में देख रहे हैं तो बी और सी के बारे में बोला है, डी में क्या बोला है सिर्फ सी सही है। अब यहाँ देखिए ए में बोला क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कितना हम लोग को 10 टू द पावर -4। जो इस वाला जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू मतलब के का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 10 टू द पावर -4। तो हम लोग निकाल करके देखेंगे रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर 10 के पावर -4 आया तो बोलेंगे हाँ ए वाला सही रिलेशन है। फिर अगर बी वाला में देखिए रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज के और इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर 1 और बी का कंसंट्रेशन के ऊपर क्या है पावर 1, मतलब कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 और बी के रिस्पेक्ट में कितना है ऑर्डर 1 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर आता है, बी के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर आता है, और उसके अनुसार रेट लॉ तो लिख ही लोगे। अगर वो ऐसा करने के बाद अगर हम लोग को 1 और 1 ऑर्डर आता है, ए के रिस्पेक्ट में 1 बी के रिस्पेक्ट में 1, अगर वैसा ही ऑर्डर हम लोग भी निकाल लेते हैं तो बोलेंगे हाँ ऑप्शन नंबर बी भी क्या है सही है। सी में क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज कर जाता है कितना 4 टाइम ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखो, अगर यदि यही जो रिएक्शंस है, इसका रिएक्शंस का जो कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन का अगर रिएक्टेंट का अगर डबल कर दिया जाए तो उस स्थिति में क्या उसका रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हम लोग को इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंक्रीज हो जाता होगा तो आराम से इसका हम लोग बता देंगे कि तीनों रिलेशन हम लोग को सही है। इस सारे ऑप्शंस के प्रति अभी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको इतना तो आता है कि इस तरह से चार्ट रहता है, तो आप क्या करते हैं, ए और बी चाहे एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी ए बी का बात ही नहीं किया था, तो हम लोग एक्स और वाई लेकर के चलेंगे। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ऑर्डर। उसके बाद फिर से आपको ये क्वेश्चंस को समझाएंगे, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर वो ऑप्शन बोल क्या रहा था, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपका जेई में पूछता है। कहाँ पूछता है? जेई में। तो इसी चलते ऐसा क्वेश्चन मुझे लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आगे चल करके करना चाह रहे होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाने की प्रयास करें, ताकि आप यहाँ से अगर लगातार पढ़ते जाइएगा तो आपके अंदर थोड़ा सा क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ हम भी वो सारे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा हम लाते रहेंगे, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका जेई का हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम का हो, चाहे वो सीयूटी का हो, चाहे किसी तरह का। केमिस्ट्री मतलब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, इस चैप्टर से किस तरह का और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डील करेंगे, ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठे हमसे अगर पढ़े हुए रहेंगे और आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आपको तनिक भी टेंशन नहीं होगा। आप हर एग्जाम में क्वालिफाई अच्छा तरीके से करके आएंगे। रही बात बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम में तो आप टॉप कर जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस जितना चीज़ बताते जा रहे हैं उसको लगातार फॉलो कीजिए और अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्क करते जाइए, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख लेने से और नोट्स बना लेने से कुछ नहीं होगा, आपको उसमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। जितना भी न्यूमेरिकल उसको रिपीट कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तभी आपसे क्या होगा, पूरा चैप्टर हैंडल हो पाएगा, ठीक है। अपने तरफ से तो मैं वर्क कर ही रहा हूँ, तो अपने तरफ से भी थोड़ा सा क्या कीजिए, मोटिवेशन लाइए, आप भी थोड़ा सा मेहनत करने के प्रयास कीजिए, क्योंकि रिजल्ट अगर बेटर करना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बेटर टीचर आपको कुछ भी मदद नहीं कर सकता है, वो सिर्फ इतना ही कर सकता है कि आपको चीज़ों को आसान तरीक़ों से आपको डिलीवर कर सकता है। कि कोई भी टफ चैप्टर था या फिर टफ टॉपिक था तो उसको बहुत ही अच्छा तरीका से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझा सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इस तरह से चलेंगे तो आप अच्छा तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन भी कर सकेंगे। लेकिन अब उसमें चलना आपको है, ठीक है। अब आपको पकड़ कर कोई चलाएगा नहीं, सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखाया जाएगा, उसमें चलना आपको खुद है, ठीक है। तो इसी चलते अभी से आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, मतलब कि आधा तो खत्म ही गया जी, आपके पास 5 से 6 महीने का समय है। इसी में आपको क्या करना है, और भी ज़्यादा बेटर करना है, ठीक है। तो अभी से लग जाइए, अपने रिजल्ट के प्रति थोड़ा सा क्या कीजिए, जागरूक हो जाइए। आपको थोड़ा सा मोटिवेशन खुद में होना चाहिए कि नहीं, अब हमें बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बेहतर तो करना है, और साथ ही साथ कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर भी हमें फोड़ डालना है, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हम हैं, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, इसको समझ लिए, क्वेश्चन को मिटा देते, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, इसके अनुसार क्या करेंगे ना, हम लोग जैसे पहले कर रहे थे कि पहले इक्वेशन लिखा करते थे, क्या करते थे, इक्वेशन लिखा करते थे, उसी भांति अभी भी क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तभी तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से निकाल पाएंगे ना। चलिए, सबसे पहले देखिए, हम लोग को क्या बोला था, रिएक्शन हो रहा है ए और बी के रिस्पेक्ट में, किसके किसके साथ हो रहा है, ए और बी के साथ। इसका मतलब अगर हम लोग रेट लॉ लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, रेट लॉ, तो रेट लॉ में पता चल गया जी कंसंट्रेशन आपका तो ए और बी है, तो जैसे जाएंगे आर बराबर, तो हमें पता है ना जी, तो इसके अनुसार क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर के आता है, कंसंट्रेशन ए लिखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट ए वो है, और फिर क्या हम लोग को बी है, तो 2 ही रिएक्टेंट था। अब इसके पावर में हम लोग को कुछ बताया नहीं, तो हम लोग एक्स मानेंगे और क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से चलना है। कहाँ चलना है हम लोग को, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से चलेंगे तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हम लोग को, 2 × 10⁻⁻4 दिया हुआ इज इक्वल टू के हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है 1 × 10⁻², और 1 × 10⁻² का क्या हम लोग लिख सकते हैं, 0.01। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है, 1 × 10⁻² लिखा हुआ है। अरे ये कुछ नहीं बोल रहा है, -2 कहने का मतलब इसमें 100 से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 बटा क्या हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। इसको जैसे कीजिएगा, 2 को खत्म, अरे 2 को 0 खत्म कीजिएगा तो 2 अंक के बाद क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है तो 1 0 आपने से लगा लेंगे, तो 1 2 को पॉइंट, मतलब 2 डिजिट और पॉइंट इधर करके इतना। तो इस तरह से, तो मतलब कि जो 1 × 10⁻² बोल रहा है, ये कुछ नहीं हम लोग को क्या बोल रहा है, 0.01 बोल रहा है। क्या इस तरह से लिख सकते हैं? तो जो हम लोग इस तरह से पूरा लिखते जाएगा उससे बेहतर है हम लोग ऐसा लिख करके लिख देते हैं। क्लियर है? चलो लिख लो। तो यहाँ से हो जाएगा 0.01, और इसका पावर कितना हो जाएगा हम लोग को,
x हो जाएगा। फिर उसी तरह से b का कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, कहने का मतलब ये हो जाता है 0.02 हो जाता है, और इसका पावर कितना हो जाएगा y, और ये कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अरे बात तो समझ में आ गया ना, ये वाला बिठाने कैसे जान रहे हैं ना, समझ में आ गया ना। जैसे ही -2 का मतलब होता है पावर में कि वो नीचे 100 से डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो 0 को काटोगे तब दशमलव में बदलोगे ना, दशमलव में बदलोगे तो उसी तरह से हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसे तो छोटा छोटा मैथ जानता होगा, अब तो 12th में आ गया ना, 10th तो पढ़ा है अच्छा तरीका से, कितना अच्छा मैथ में देखता था कि 90%, 99%, फिर 100%, ऐसा करके मैथ में लाया होगा। बहुत को ऐसा होगा कि मैथ में 100 में 100 ला करके भी बैठा होगा। तो ये सब तो नॉलेज तो 10th क्लास में अच्छा खासा ले लिया है। ठीक है, चलो सेकेंड के लिए कैसे लिखेगा, चलो लिख लो। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर किससे चलेंगे 2 से, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन से लिखो, क्या हो जाएगा R का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ A। 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 0.02 हो रहा है, तो यहाँ पर 0.02 और इसका पावर कितना है x है। फिर उसी तरह से B का कितना है, वो भी उतना ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.02 और इसका पावर कितना हो जाएगा y। ये इक्वेशन नंबर कितना मान लेगा, इसको 2 मान लेगा। क्लियर है? अब किसके अनुसार चलेगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से चलेगा। चलो लिख लो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से, तो इसके अनुसार अगर चलोगे तो इसके अनुसार कैसे लिखोगे, R बराबर हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू के, अरे A का कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 0.02, तो 0.02 और इसका पावर x, और इसमें देखो B का कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -2, कहने का मतलब 0.04 बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.04 और इसका पावर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। क्लियर है? और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, उसी तरह से x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो। ठीक है, अब तो आगे सॉल्व करके निकाल लो ना, वीडियो पॉज करो, अब तो निकाल ही सकते हो। अरे उतना सीख लिया तब x का वैल्यू और y का वैल्यू तो निकाल लोगे, वीडियो तुरंत रोको और तुरंत इसको सॉल्व करो, तो क्योंकि कॉन्फिडेंस तुमको क्या करना है, बढ़ाना है, और नहीं तो सिर्फ छापते जाओगे तो कितना तो हद तक छापोगे, क्योंकि लास्ट में तो एग्जाम में तुम्हें ही बनाना है। तब जब सीख गया कंसेप्ट कि कैसे निकाला जाता है तब बनाओ उसको, निकाल लो। चलो देखो क्या निकालना चाहता है, x की y, चलो x से निकाल लेते हैं पहले। x निकालेगा मतलब y को हटाना है, y वाला देखो कहाँ कहाँ सेम मिल रहा है, तो देखो 1 और 2 में देखो दोनों का वैल्यू क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो 1 और 2 को डिवाइड कर दो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो हम लोग 1 में क्या है इधर 2 इंटू 10 टू द पावर -4, सेकेंड में कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू के, कितना हम लोग को 0.01 और 0.02, तो 0.01 का पावर x, 0.02 इसका पावर y, नीचे क्या है k, इसके लिए कितना कितना है 0.02 और 0.02, तो 0.02 इसका पावर x, 0.02 और इसका पावर y। ठीक है, काट दो, ये दोनों सेम मिल रहा था, k से k खत्म हो जाएगा, 10 के पावर -4, 10 के पावर -4, 2 का पहाड़ा में 2 से कट जाएगा। अब यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा 1/2 इज इक्वल्स टू, इधर से कितना आ गया 0.01 इसका पावर हो जाएगा x, 0.02 इसका पावर भी हो जाएगा x। जान रहा है क्या करना है, अब सो 1/2 इज इक्वल्स टू, इसको जान ही रहे पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं ना 1/2 और इसका पावर कितना x। अरे जान रहा है कि इतना आइए जाएगा, अरे समझ गया ना, 2 की क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना तो आता होगा। चलो अब यहाँ से देखो इसका भी पावर कितना 1 हो जाएगा, तो देखो दोनों जगह बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, समझ में आ रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है। पहले क्या लिखेंगे, दोनों जगह पावर हम लोग को सेम मिल रहा था, तो इसका पूरा पावर, फिर पॉइंट को हटाओगे तो देखोगे 1/2 बचेगा, तो उतना कौन करता है, जब तुम डायरेक्टली समझ जा रहा है कि यही चीज़ होगा तो क्लियर है। मतलब x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। चलो इसको लिख लो तो पॉज करके। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं किसका, y बराबर, किसका निकालेंगे y बराबर, चलो निकाल लो। अच्छा तुम बताओ y बराबर अगर तुम निकालने जा रहे हो तो उसके लिए किसका किसका इक्वेशन का सहायता लिखो, मतलब x को हटाना, x वाला देखो इसमें 0.01, 0.02, 0.02, मतलब सेकेंड और थर्ड में हम लोग को क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है, तो उसको डिवाइड कर दो। मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर किससे, थर्ड से। सेकेंड में कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड, एक में कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू के 0.02 इसका पावर x, 0.02 इसका पावर y, डिवाइड कर रहे हो के, नीचे वाले में कितना है 0.02 इसका पावर x, 0.04 इसका पावर है y।
k से k खत्म, ये वाला x वाला पूरा टर्म खत्म, 10 के पावर -4 से 10 के पावर -4, ये वाला कितना बार में 2 बार में, तो कितना आपका बच गया 1/2 इज इक्वल टू कितना बचा 0.02, इसका पावर है सो y, नीचे है 0.04, इसका भी पावर कितना है y। क्लियर है। और जान ही रहे हो कि ये भी कितना 1/2 ही देगा, मतलब यहाँ से लिख सकते हो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और इसका पावर कितना y। इसको क्या लिखोगे, इसका पावर 1। अभी भी y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। आसान है कि नहीं है? अरे बहुत आसान है यार, इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि इस रिएक्शंस में ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर आया 1 और बी के रिस्पेक्ट में कितना आया 1 आया। तो चलो इसको लिख लो थोड़ा सा पॉज करके। चलो अब देखो कहानी क्या होगा। सो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन दिखाई दिए थे। अच्छा अभी उतना छोड़ दो, अभी तुम्हारे पास क्या क्या पता चला, x बराबर 1, y बराबर भी कितना 1 निकला, अरे यही ना निकला। अब तुम्हें देखोगे ऑप्शन नंबर ए में पढ़ो, जहाँ तक तुम लिखा है क्वेश्चन, अरे कॉपी में लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर ए में लिखो, वहाँ पे लिखा हुआ था रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। क्या लिखा था, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले तुम्हें बात कर लेते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लो। क्या चीज निकाल लो जी, तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लो। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से निकालोगे तो तुम्हें पता है क्या निकलेगा, x प्लस वाई, और जैसे करोगे तो कितना बन जाएगा 2 निकल जाएगा। कैसे, x बराबर 1 है और y बराबर भी 1 है, तो कितना निकल जाएगा सेकेंड, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल गया 2। अच्छा 2 निकल गया। अभी तुम जानते हो रेट कांस्टेंट, अभी देख रहा है, अरे 3 को वैल्यू दिया था ना इक्वेशन। अभी देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है, ऑप्शन नंबर ए में बोला था कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज कितना 10 टू द पावर -4, कि रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट किसको बोलता है, के का वैल्यू। तो के का वैल्यू क्या हम लोग को इस रिएक्शंस में हम लोग को कितना आता है 10 के पावर -4 आता है क्या, तो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब कैसे तुम के का वैल्यू निकालेगा, इससे तो निकलेगा नहीं। अब ये दोनों में देखो, तीनों में, तो यहाँ पर देखो इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है। क्या अभी x और y का निकाल नहीं लिया, अरे निकाल तो लिया। मतलब x और y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो वहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकलेगा, k का वैल्यू। तो चलो किसी में भी तुम पुट कर लो, किस में बिठाना चाहता है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 केकरो में बिठा लो। तो चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, किससे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसमें अगर चलोगे तो तुम्हारा देखो क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था 2 इंटू 10 टू द पावर कितना -4 इज इक्वल टू के 0.01, इसका पावर x, और क्या था 0.02, और इसका पावर क्या है y। क्या हम लोग को x और y का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। तो इसके वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से क्या निकल जाएगा तुम्हारा k का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के और 0.01, और x का वैल्यू कितना है 1, 0.02, और इसका पावर भी कितना है 1। क्या k का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। देखो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के 0.01 और 0.02, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 0.0002 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, इतना आ जाएगा। k का वैल्यू निकालना है, निकाल लो। तो k बराबर देखो इधर था तुम्हारा क्या चाहिए 2 इंटू 10 टू द पावर -4, नीचे ये जाएगा कितना बचाएगा 0.0002 बनेगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखो पॉइंट को हटाओगे, इस पॉइंट को क्या करोगे, हटाओगे। जैसे इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर क्या चल जाएगा 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 को यहाँ पे 0 लग जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 4 को 0 लिख जाएगा। क्या 4 को 0 के बराबर तुम यही चीज लिखता है 10 के पावर 4, अरे लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा इसका कहने का मतलब 10 के पावर 4 ऊपर प्लस में है, 10 के पावर 4 तुम्हारा माइनस में है, तो क्या ये दोनों आपस में कट जाएंगे, अरे कटेंगे ना, बिल्कुल कटेगा। अब देखो नीचे तुम्हारा क्या आ गया, नीचे भी 2 और ऊपर भी क्या है 2, मतलब के बराबर जाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। अब बताओ के का वैल्यू अभी तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ था 10 के पावर -4 दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है 10 के पावर -4। क्या उतना रेट कांस्टेंट का वैल्यू आता है क्या, नहीं आता है। मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू इतना है ही नहीं भैया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नहीं होगा। अब तुम्हें किसको एग्जामिन करना है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। क्या ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है कि रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज, हम लोग को देखो रेट लॉ वहां पे लिखा गया है, और रेट लॉ बराबर क्या दिया है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसका पावर ए मतलब 1, और बी कंसंट्रेशन उसका पावर क्या है 1 है। तो हम लोग क्या यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकेंगे जी, आराम से लिख लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। देखो तो यही वाला तो लिखना था, तो यहाँ से देखो आर बराबर क्या हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऊपर है तुम्हारा एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसका पावर y। क्या अभी x और y का वैल्यू नहीं निकाला, अरे निकाल तो लिया था, तुम्हें ऑर्डर तो पता है भाई। तो x की जगह में 1 बिठा देगा, y की जगह में कितना बिठाएगा 1।
वन वन को दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो वहां पर देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन तो यही चीज लिखा है, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या यही चीज लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में? मतलब वो बिल्कुल सही बोल रहा था कि उस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, यही। मतलब तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, जैसे मान के चलो ऑप्शन नंबर ए दिया था, ऑप्शन नंबर बी दिया था, ऑप्शन नंबर सी दिया था, तो ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी तुम पढ़ो क्या बोला है। ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 times on doubling the concentration of both the reactant, select the correct order। तो हम लोग को क्या बोला है कि अगर यदि हम लोग कंसंट्रेशन को क्या कर दे, डबल कर दे, क्या कर दे, दोनों जो रिएक्टेंट है ए और बी उसका कंसंट्रेशन में अगर डबल कर देते हैं तो क्या उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसका क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को क्या 4 टाइम हम लोग को इंक्रीज हो जाएगा क्या? तो चेक कर लेते हैं कि 4 टाइम हम लोग को इंक्रीज होता है कि नहीं। अगर इतना लिखना है तो इसको पॉज करके लिख लो जल्दी, ठीक है? चलो लिख लो, मिटा दे, चलो ठीक है। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए जैसे पिछले वाला लेक्चर में नहीं तुम लोग सॉल्व करके आया है जी, मतलब कि लेक्चर नंबर 3 में, वहाँ पर देखता था कि जब कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, 2 टाइम हम लोग डबलिंग कर देते हैं या फिर आधा कर देते हैं तो उसका क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन में। अरे वही सवाल तो फिर आ गया। क्या हम लोग जान रहे हैं कि आर बराबर तुम क्या लिखे हो, आर बराबर तुम लिखे होगा क्या चीज़, के लिखे हो कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी इसका पावर 1। अब बोलोगे 1 1 कहाँ से आ गया? अरे अभी तो तुम लिखा रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, यही तो हुआ। अब ये तो तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो या फिर छोड़ो, ये तो तुम समझ गया, ठीक है? ये हम लोग रेट लॉ के अनुसार एक्सप्रेशन किया। अगर यदि क्या चाहिए, इफ उसका जो कंसंट्रेशन है, क्या है कंसंट्रेशन, ए को काची कर दिया गया, डबल कर दिया गया, काची कर दिया गया, डबल, और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है इसको भी क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया। तो इससे इतना पहुंचा दिया जाए तो फिर हम लोग जो नया जो रेट लिखाएगा वो रेट हम लोग को क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, देख लेते हैं। तो मान के चलो हम लोग नया रेट लिखने जा रहे हैं R1, क्या लिखने जा रहे हैं R1, तो R1 बराबर K हो जाएगा। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह में अभी क्या लिखेंगे, 2A लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, सो 2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसका पावर कितना था, 1 था, तभी हो जाएगा 1। फिर उसी तरह से बी के जगह में भी क्या पुट करोगे, 2B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसका पावर कितना है अभी तुम्हारा 1 था। अब सॉल्व कर लो, R1 इज इक्वल टू के, 2 का पावर 1 तो मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इंटू में तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ ए, 2 का पावर 1 तो अभी भी क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्लियर है? और 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के तुम्हारा क्या हो जाएगा 4, और इंटू तुम्हारा के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या इतना सही पोर्शन को हम लोग आर बोल रहे हैं, अरे आर बोल रहे हैं ना, मतलब इतना बराबर क्या हो जाएगा आर, मतलब R1 बराबर हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा आर, मतलब कितना टाइम वो हम लोग को इंक्रीज हो गया, 4 गुना हम लोग को क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में भी तो वही बोला था, अगर यदि कंसंट्रेशन को डबल कर दे तो कंसंट्रेशन डबल करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम हम लोग को इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल देख रहा है 4 टाइम हम लोग इंक्रीज हो गया, मतलब हम लोग को ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब नीचे तुम्हारा कोड दिया था, कोड में दिया था कि कौन कौन सा रिलेशन सही है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा था ए बी सी, तीनों सही है, नहीं तीनों सही है नहीं, ए तो हम लोग को गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा था ए और सी के बारे में, तो ए और सी, अरे ए तो सही है ये नहीं है, तो मतलब वो भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है बी एंड सी, तो देखा है बी और सी तो हम लोग को सही है, मतलब ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसका जो सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है, क्लियर है यहाँ तक? और डी में क्या लिखा था, सी ओनली, अरे सी थोड़ी ना सही हो रहा है, बी भी तो साथ में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा तुम्हारा सही होगा, जिसमें तुम्हारा बी और सी दोनों सही बात बोल रहा है, क्लियर है? तो देखो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा जेईई में पूछता है, जो कि बहुत आसान सवाल होता है, देखने में तुम्हें डरावना जैसा लगेगा, जो कि है ही नहीं, अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा कि अरे इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता, क्लियर है? था अब देखो मैटर, ये वाला क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन इसको नहीं समझ में आया होगा जो थर्ड लेक्चर को मिस करके आया होगा। तुम सबसे पहले जाकर के थर्ड लेक्चर्स को देखो, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ही बोले थे कि केमिकल काइनेटिक्स एक एक लेक्चर से हर एक रिलेट करते जाएगा। पहला लेक्चर नहीं देखा है तो दूसरा नहीं समझ में आएगा, दूसरा नहीं देखा है तो तीसरा नहीं समझ में आएगा, तीसरा नहीं देखा तो ये वाला नहीं समझ में आएगा, क्लियर है? तो इसी चलते जो नहीं देखा होगा मुँह उठा करके यहाँ पे आ गया होगा, वो जाओ पहले वो तीनों लेक्चर्स को देखो, उसके बाद इसमें आओ, तभी तुम्हें मजा आएगा। और जो देखो पीछे जो पढ़ के आया होगा वो तो बड़ा मजा ले रहा होगा कि अरे बहुत आसान आसान सवाल बन रहा है कि नहीं। हालांकि यही चीज़ हम लोग को टफ बन जाता है, अगर अच्छा तरीके से नहीं पढ़ाया जाए तुम्हें और अचानक इस तरह का सवाल दे दिया जाए तो तुमसे नहीं बन पाता है, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में पूछा था 2022 में, आधा बच्चा नहीं बना पाया,
लग रहा था उन लोग को बहुत तकलीफ, और जो हमसे पढ़ा था उन लोग तो इंजॉय करते आया, अच्छा रिजल्ट लाया, ठीक है। हालांकि तुम लोग को भी एक क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, लग भी रहा होगा अब कि कॉन्फिडेंस तो थोड़ा जग गया होगा कि हाँ अब भी हम लोग को क्या हो गया, केमिस्ट्री आसान लगने लग गया, और जितने भी न्यूमेरिकल से हम लोग डरते थे वो न्यूमेरिकल हम लोग ईजिली क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। इसी तरह से जुड़े हुए रहो, आगे भी मजा आएगा। चलो इसको लिख लो, उसके बाद एक और क्वेश्चन करवाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो यार, अब तो तुम खुद से बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, अरे अब तो आशा करते हैं, वीडियो को रोको और इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है। नहीं बनता है, आंसर मैच करना है, फिर देख लेना वीडियो को, ठीक है। चलो हम समझा देते हैं। सेलेक्ट द रेट लॉ द करेस्पॉन्ड्स टू द डाटा सोन फॉर द रिएक्शन A + B बन रहा है क्या हम लोग को C। रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है, उसके लिए जो रेट लॉ है वो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। अब कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही है रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसी को हम लोग क्या करना है, निकालना है। अब बता रेट लॉ कैसे सही है कि नहीं है, उसको जानने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ से निकलेगा, अरे तो ये एक्सपेरिमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद हम लोग रेट लॉ लिखेंगे और वहां से मैच कर लेंगे कि कौन वाला इक्वेशन सही दिया हुआ है। क्या आसान रहेगा। चलो अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहली बात कि रेट लॉ लिख लो। सॉल्यूशन करता है ना जी, तो सॉल्यूशन चलता है तो सबसे पहले लिखता है क्या चीज, रेट लॉ। क्या लिखता है, रेट लॉ। तो इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, सबसे पहली बात R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A इसका पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B इसका पावर y। अरे यही चीज हो जाएगा। चलो अब चलना है तुम्हें एक्सपेरिमेंट नंबर कहां से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 से चलोगे तो तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शंस क्या लिखोगे, तो R का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 0.10, तो 0.10 इज इक्वल्स टू K। कंसंट्रेशन ऑफ A कितना दिया है, 0.012 दिया हुआ है, तो 0.012 दिया हुआ है, इसका पावर x, और B का कितना दिया हुआ है 0.035, और इसका पावर कितना y। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो वही चीज़ इक्वेशन नंबर 2, मतलब कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से चलोगे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से चलोगे तो अब क्या लिखोगे, देखो 0.80 इज इक्वल्स टू K 0.024, और इसका पावर हो जाएगा x। B का कितना दिया हुआ है 0.070, इसका पावर हो जाएगा तुम्हारा y। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। आसान है। चलो थर्ड के लिए लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, लिखो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर, किससे चलेगा, थर्ड से। क्या लिखोगे, नीचे क्या दिया हुआ है 0.10 इज इक्वल्स टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A कितना दिया हुआ है 0.024, इसका पावर x। B का 0.035, इसका पावर y। इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलो अब कहाँ से चलेगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 4, इसके अनुसार लिखोगे तो क्या लिखोगे, चलो देख लो। R बराबर क्या दिया हुआ है 0.80 इज इक्वल्स टू, इधर दिया हुआ है 0.012, ओह के तो छूट गया ना, K 0.012, इसका पावर हो जाएगा x। फिर क्या दिया हुआ है 0.070, इसका पावर हो जाएगा y। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अच्छा एक बात का ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी उल्टा पलटा भी दिया रहता है। जैसे अभी क्या है, इधर वाला को तुरंत इधर इधर चिपका देता है, क्योंकि R बराबर जान रहा है कि इधर दिया हुआ है। कभी कभी तुम्हें उल्टा भी दिया रहेगा, जो तुम्हारा R का वैल्यू है वो R का वैल्यू इधर ना दे करके R का वैल्यू इधर भी दे सकता है, कंसंट्रेशन का वैल्यू इधर दे सकता है। तो उसमें हड़बड़ी में ये मत करना कि इधर जो वैल्यू रहेगा उसी को R का वैल्यू मान लेना। अरे वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, उसको देख लेना एक बार नज़र से। ऐसा नहीं कि रेट के जगह में तुम बिठा दे रहा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के जगह में बिठा रहा है रेट। इतना बात समझ में आ जाना नहीं, तो ऐसा नहीं कि खाली यहाँ वाला चिपका देना इधर वाला। तो यहाँ पे तुम्हारा कंसंट्रेशन भी हो सकता है, कंसंट्रेशन की जगह में तुम्हारा रेट भी हो सकता है। तो तुम्हारा जहाँ रेट रहेगा, रेट का ही वैल्यू रेट में बिठाओगे, ए का वैल्यू ए में बिठाओगे, बी वाला का वैल्यू बी में बिठाओगे। बात समझ में आया। तो ये सब देखना, तो बहुत सारा स्टूडेंट गलती भी कर देता है, ठीक है। अब वो तो एग्जाम में जो सेट कर रहा है क्वेश्चन, उसके बाद डिपेंड कर रहा है कि वो रेट इधर दे रहा है कि रेट इधर लिखा हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो क्या उतना लिख लिया, अब तो सॉल्व कर ही सकते हो यार। निकालो निकालो निकालो, x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, निकालो
अब तो लिख दिए, इक्वेशन तो लिख ही दिए। किसको निकालना चाहता है? चलो हम निकालते हैं एक्स का वैल्यू। किसका निकालते हैं? एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू निकालोगे इसका मतलब तुम्हें वाई को डिलीट करना है। वाई का वैल्यू किस में सेम मिल रहा है? तो देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 सेम मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में सेम मिल रहा है वाई का वैल्यू। तो किसी को भी ले लो, किसको उठाना चाहता है? चलो 1 और 3 को उठा लो। किसको उठाओगे? अरे इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, ककरो उठा लेना तुम, ठीक है। चलो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। क्या क्लियर है? 1 में तुम्हारा कितना है? 0.10 डिवाइड करोगे किससे? देखो इसको ले रहा है, किसको ले रहा है? इसको। तो देख करके उतारना, ऐसा नहीं कि एक जगह में एकरा ले रहा है और उतार रहा है एकरा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, वैल्यू तो सेम मिलना चाहिए ना। तो 1 और 3 का यूज कर रहे हैं, तो इसमें ये है और इसमें उतना ही है। 0.10 था इज इक्वल्स टू के, उसका वैल्यू कितना है? 0.012, इसका पावर x है, और 0.035 इसका पावर है y, और इसमें कितना है? के 0.024 इसका पावर x है, फिर 0.035 इसका पावर कितना है? y है। ये वाला ख़त्म, के से के ख़त्म, ये दोनों ख़त्म। तो इधर देखो बचा है तुम्हारा 1 इज इक्वल्स टू, इसमें कितना बचा है? तो 0.012 का पावर यहाँ पर x है, फिर यहाँ से 0.024 इसका पावर कितना बचा हुआ है? x बचा हुआ है। इसको लिखोगे 1 इज इक्वल्स टू 0.012, नीचे लिखोगे 0.024, इसका पावर लिखोगे पूरा x में। देख रहे हैं 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो पॉइंट खत्म। तो तुम्हारा क्या बच जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू 12 बटा में कितना? 24, और कितना पावर में कट जाएगा? 2 बार में, मतलब यहाँ पे 1 बराबर हो गया 1/2। अरे इसका पावर बस छोड़ दिया रे x, इसका पावर कितना हो जाएगा? x। अब देखो 1 है यहाँ पर, कितना है? 1/2। क्या बेस सेम है? नहीं है। अगर बेस सेम ही नहीं है तो क्या वहाँ से पावर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है? इस बेस को सेम करना है। क्या करना है? बेस को सेम करना है। इस स्थिति में क्या करता है? 90% बच्चा क्वेश्चन को छोड़ करके भाग जाता है, बहुत प्रयास करता है यहाँ पे जब आता है, क्योंकि देखो पहले का सॉल्यूशन करता था तो वहाँ पर 1/4 होता था, तो उसको फिर स्क्वायर में बदल करके कंपेयर कर ही लेता था। मान के चलो भी तुम्हारा सिर्फ एक ही है और तुम्हें बनाना क्या है? 1/2 बनाना है, तो कैसे बना पाओगे? कंपेयर तो कर ही नहीं पा रहे हो। तो उस स्थिति में क्या करता है? 90% बच्चा छोड़ करके भाग जाता है। लेकिन तुमको अभी देखा, तुम्हें अभी एक बात बताने जा रहा है, उसका हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर कुछ भी बनाना है, जैसे मान के चलो 1 को तुम्हें बनाना है 1/2। क्या बनाना है? 1 को 1/2। तो क्या करो? 1/2 लिख लो, चाहिए किसको? जिसको चाहिए उसको लिख लो, और उसका पावर में लिख दो क्या चीज? 0। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि अगर x का पावर 0 भी रहता है तो किसी का भी पावर 0 मतलब कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 2 का पावर 0 बराबर 1। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 8 का पावर 0 बराबर 1। अरे कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हें मन है तो। नहीं, a का पावर 0 बराबर 1, मतलब इतना समझ में आ रहा है कि 1 के जगह में किसी चीज को भी तुम लिख सकते हैं, लेकिन उसका पावर क्या लिख देना? 0 लिख देना। तो उसी भांति क्या हम लोग इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं? हमें चाहिए क्या चीज? बेस में 1/2 चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को? 1/2, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो क्या 1 के जगह हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं? 1/2 लिख दो और इसका पावर क्या लिख दो? 0। देख रहा है कि 1 का पावर 0 मतलब 1, मतलब टोटल के पावर में 0, मतलब किसी चीज के ऊपर 0 आ गया पावर, मतलब कितना वैल्यू आ जाता है? 1। क्या यहाँ से यहाँ आ गया तुम और कोई नुकसान किया? नहीं किया। बराबर में तुम्हारा इधर क्या है? 1/2 और पावर में कितना? x। जब बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा? सेम। मतलब तुम बोल सकता है यहाँ पर कि x बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब तुम लोग बोलेगा किसी का वैल्यू 0 कैसे आ सकता है? अरे तुम लोगों ने बताए थे कि ऑर्डर निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? ऑर्डर। और ऑर्डर हम लोग को नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो 0 आ गया। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो अब बात समझ में, ये चीज़ हमेशा ही रिमेंबर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखते हैं अक्सर 90% बच्चा छोड़ करके भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड ही नहीं काम कर पाता है कि 1 को इस तरह से कैसे कंपेयर करे। करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम उसको भी कर सकते हो। समझ में आ गया? 0 का खेला समझ में आया ना? चलो x का वैल्यू निकाल लिया, अब किसका वैल्यू निकालना है? y का। चलो निकाल लेते हैं। चलो इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। अभी किसको बचाना है? y का वैल्यू निकालना है, मतलब x को डिलीट करना है। देखो x का वैल्यू कहाँ कहाँ सेम है? अलग अलग सेम मिला। अच्छा अभी चलो किसको ले लेते हैं? 2 और 3 को ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं सेम, यहाँ पर भी सेम। इसको और इसको भी ले सकता है। अरे किसी को भी ले लो ना यार, समझ में आ रहा है ना? चलो तो हम लोग ले लेते हैं 2 और 3 को ले लेते हैं। चलो डिवाइड कर दो।
इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 से। क्लियर है? अभी किसको किसको ले रहा है? 2 और 3 का। 2 का वैल्यू ऊपर कितना है? 0.80 डिवाइड कर रहे हैं किससे? 0.10 इज इक्वल टू के। इसका कितना था? 0.024 पावर में x, 0.070 इसका पावर y, के 0.024 इसका पावर x, 0.035 इसका पावर y। क्या यही चीज़ लिखोगे? क्या कैसे मिल रहा है? x वाला टर्म खत्म, के से के खत्म। इसमें देखो, इसमें जाओगे तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में। कितना बार में कटेगा? 8 बार में। तो इसको बोल सकते हो ऊपर 8 हो गया इज इक्वल टू ऊपर कितना है? 0.070 है और इसका पावर तुम्हारा x है, नीचे है तुम्हारा 0.035 है और इसका पावर कितना है? x है। तो इसको लिख सकते हो 8 बटा में 0.070 0.035 पावर में कितना? x लिखोगे। पॉइंट 3 डिजिट के बाद, इसमें भी 3 डिजिट के बाद, मतलब पॉइंट खत्म हो जाएगा। मतलब तुम्हारा 8 इज इक्वल टू 70 और बटा में कितना? 35। कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। और इसका पावर अभी तुम्हारा पूरा कितना था? x था। तो अभी देखो 8 बराबर अभी आ गया 2 और 2 का पावर कितना आ गया? x। अब 8 को क्या बनाना है? 2 बनाना है। क्या बनाना है? 2। तो हम लोग जानते हैं जी 8 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग 8 को लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर कितना? x। तो क्या बेस सेम मिल गया? तो पावर भी सेम हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो x बराबर होगा वो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया और 3 आ गया ना। कितना आ गया? 3। क्या बात समझ में आया कैसे हम लोग कंपेयर किए? सो चलो, तो हम लोग देखे थे कि y बराबर हम लोग को कितना निकला था? 0। x बराबर कितना निकल गया? 3 निकल गया। ओहो, x बराबर आया था हम लोग को 0। क्या आया था? x बराबर आया था 0 और y बराबर अभी कितना आ गया? 3। अब देखो तो यहाँ पे y का है और यहाँ पे हम लोग लिख क्या रहे हैं? x लिख रहे हैं। अरे यार, तुम लोग भी बोल रहे होगा क्या सर आप भी है ना, देख के लिखिए ना, थोड़ा सा हो जाता है दोस्त, जल्दबाजी में हो जाता है। इसके जगह में क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इसके जगह में क्या हो जाएगा? y। किसका वैल्यू निकल जाएगा? y का वैल्यू निकलेगा। किसका वैल्यू निकलेगा? y का। x बराबर कितना था? 0। y बराबर कितना था? 3। तो हम लोग ऑर्डर तो निकाल लिए, a के रिस्पेक्ट में क्या है, b के रिस्पेक्ट में क्या है। तो क्या तुम नहीं लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन? क्योंकि फाइनली तो तुम्हें वही लिखना था, रेट ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ पे देखना था ऑप्शन नंबर a b c d में कि किसका रिलेशन सही है और उसको टिक करना था। चलो अब हम लोग इतना ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इतना, ठीक है। चलो क्वेश्चंस में हम लोग को दिया था ऑप्शन में, तो उसके अनुसार सबसे पहले क्या कर लो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस लिख लो। रेट लॉ के अनुसार फिर से चलोगे तो क्या लिखोगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे? तुम जान रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? R बराबर K और कंसंट्रेशन ऑफ A इसका पावर X और यहाँ पे B और इसका पावर Y। X और Y का वैल्यू पता है, चलो लिख लो। R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A इसका पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ B इसका पावर 3। और जान रहा है A के पावर में कुछ भी 0 रह गया, मतलब किसी के पावर में 0 तो किसके बराबर हो जाता है? 1। मतलब इस कंसंट्रेशन को हम लोग लिखो या ना लिखो कोई मतलब बनता है क्या? नहीं। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, कंसंट्रेशन ऑफ B और इसका पावर 3। अरे लिख सकते हैं ना। तो अब देखो तुम्हारा ये भी लिखा रह सकता है, नीचे भी लिखा रह सकता है। अगर ऐसा लिखा है तो इसको मार लेना, अगर ऐसा लिखा है तो ये भी हम लोग को सही है। अब तुम अपना ऑप्शन मिला लो। ऑप्शन नंबर ए में लिखा था रेट इज इक्वल टू के और इंटू में बी का पावर में कितना? 3। तो देखो के इंटू बी का पावर 3, मतलब ये तो हम लोग मैच कर गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या हो गया? सही है। देख लो ऑप्शन नंबर बी में तुम्हारा के लिखा था बी और बी का पावर 4 था, हम लोग को आ रहा पावर कितना? 3 आ रहा है, तो वो तो होता नहीं। सी में देख रहा है तो उसमें ए का पावर 1 बता रहा है और ए का पावर कितना होता है? 0, जो कि वो भी गलत हो गया। डी में क्या लिखा होता है? ए का पावर 2 और बी का पावर 2, तो वो तो ऐसे भी गलत है क्योंकि ए का पावर 0 था, बी का पावर 3 है। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या था? तुम्हारा ए सही था, जो कि तुम्हारा इस टर्म में लिखा था, ना कि इस टर्म में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, किसी के पावर 0 रहेगा तो वो 1 बन जाता है। तो ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, सब तो बतिया एक ही है। क्या आसान लग रहा है ना? तो जितने भी क्वेश्चन था देखो, इसके अलावा हम लोग को क्वेश्चन नहीं दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्या क्लियर है? हम लोग को रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ से निकालने देगा तो नहीं निकालने सका। अरे पिछले तो निकाला था ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें रेट ऑफ, देखो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन में तुम पुट कर दोगे किसका? एक्स और वाई का वैल्यू, तो तुम्हारा वैल्यू किसका निकल जाएगा? के। और के ही तो तुम्हारा क्या कहलाता था? रेट ऑफ
मतलब रेट कांस्टेंट बोलता था। तो कुछ भी बोले, तुम्हारा रेट लो पूछे, तुम्हारा ऑर्डर पूछे, रेट कांस्टेंट पूछे, कुछ भी पूछे, तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो बहुत ही आसानी तरीका से। अब एक वो लास्ट क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं जो अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो उसको थोड़ा सा देख लेना है कि उसमें क्या हम लोग को डिफरेंस है ये वाला क्वेश्चन पे और उस वाला क्वेश्चन में। थोड़ा सा उसमें संभल करके खाली क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सेम ही चीज रहेगा, जैसे इसका बनाया हुआ है चार्ट उसे वैसा उसका भी रहेगा, बशर्ते यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा रहेगा, बल्कि वहाँ पे रेट ऑफ डिसएपीरेंस या फिर रेट ऑफ एपीरेंस रहेगा। तो उसका मेथड थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना है। तो उसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं, बाकी तुम्हारा इससे सवाल सारा कुछ बन जाएगा। ठीक है, चलो इतना लिख लो तुम, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, ठीक है। देख रहे हो सारा कुछ तो वैसा ही पूछा है जैसा कि पहले हम लोग बनाते थे, वैसा ही सारा कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द रिएक्शन ऑफ A2 एंड B2 फॉलोज द इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है A2 और B2 जो कि बन रहा है क्या, हम लोग को 2AB बन रहा है। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्जर्व्ड, ये सारे डाटा हम लोग को क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। इधर देखो एक्सपेरिमेंट नंबर दिया हुआ है, A2 का कंसंट्रेशन, B2 का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इनिशियल रेट ऑफ एपीरेंस ऑफ AB। क्या लिखा हुआ है, जो हम लोग यहाँ पर लिखा रहता था रेट ऑफ रिएक्शन रहता था, क्या रहता था, रेट ऑफ रिएक्शन। और हम लोग भी यहाँ पे जानते हैं जैसे रेट लो लिखता था तो वहाँ पे R का वैल्यू चाहिए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का, ना कि रेट ऑफ डिसएपीरेंस, ना कि रेट ऑफ एपीरेंस। क्योंकि रेट ऑफ एपीरेंस, डिसएपीरेंस और तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है कि जब हम लोग रेट ऑफ एपीरेंस या फिर डिसएपीरेंस लिखा करते हैं तो वहाँ पे किसी तरह से कोई स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन वही जब रेट ऑफ रिएक्शन से लिखा करते हैं तो वहाँ पे जितने भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता था उससे हम लोग डिवाइड किया करते हैं। तो दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा जो आर का वैल्यू दिया रहता था, हम लोग पुट भी करते थे आर का वैल्यू, लेकिन क्या अभी आर का वैल्यू दिया हुआ है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अभी क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ एपीरेंस दिया है, किसका, AB का, मतलब AB का एपीरेंस, मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है उसमें स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया गया है। कहानी समझ में आ रहा है। तो देखो जब हम लोग रेट ऑफ डिसएपीरेंस लिखा करते हैं या फिर रेट ऑफ एपीरेंस, तो रेट ऑफ एपीरेंस अभी लिखेगा AB के लिए, तभी क्या लिखता था, इसके लिए ऊपर लिखता है प्लस, यहाँ पे कंसंट्रेशन D और यहाँ पर लिखेगा तुम्हारा क्या चीज, AB, और नीचे लिखेगा क्या चीज, DT। ये होता है रेट ऑफ एपीरेंस। क्या होता है ये, रेट ऑफ एपीरेंस। और यही जब तुम लिखता है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखता है अभी तुम, रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसके लिए हो जाता है पॉजिटिव, यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाता है किसका, AB का, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा DT। जब रेट ऑफ एपीरेंस लिखते हैं तो यहाँ पर जो भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है उसे डिवाइड नहीं करते हैं, और वही जब रेट ऑफ रिएक्शन से लिखते हैं तो जो भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है उसके बगल में उससे हम लोग डिवाइड किया करते हैं। तो देखो इस वाला कहानी में देखो और इस वाला कहानी में देखो, दोनों में अंतर क्या, तो इसमें वैल्यू में कोई डिवाइड नहीं है, लेकिन इसमें जब रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं तो जो तुम्हारा रेट ऑफ डिसएपीरेंस या फिर एपीरेंस है उसमें स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेगा। अगर स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तुम डिवाइड कर देते हो तो वही तुम्हारा बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। अब देखो ध्यान से समझो कि जब भी हम लोग को रेट ऑफ एपीरेंस दिया रहे या फिर रेट ऑफ डिसएपीरेंस दिया रहे तो वहां से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेट ऑफ रिएक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को जो भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा दिया हुआ उससे डिवाइड जब कर देंगे रेट ऑफ एपीरेंस या फिर रेट ऑफ डिसएपीरेंस में, तो वही चीज हम लोग को बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी देखो तुम्हारा यहाँ पे दिया क्या है, रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ एपीरेंस, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है, और हमें चाहिए क्या, इसका नहीं, हमें चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू। बताओ अगर इसका वैल्यू दिया हम लोग को चाहिए इसका, तो इसमें कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा, तो इसमें देखो कोई भी वैल्यू से डिवाइड क्या, वही अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यहां पर जितने भी वैल्यू दिया गया अगर सभी को 2 से डिवाइड कर दोगे तो वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बात समझ में आया। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या चीज का वैल्यू दिया हुआ है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है तो कोई भी मामला फंसेगा नहीं, लेकिन वही अगर हम लोग को रेट ऑफ डिसएपीरेंस या फिर रेट ऑफ एपीरेंस दिया है तो उसका वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं करना है, हमें चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन में पहले कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेगा रेट ऑफ डिसएपीरेंस और रेट ऑफ एपीरेंस को, तो तुम पहले से ही तुम
सेकेंड वाला लेक्चर में तो यही सब तो काम करके आया है भाई, अरे करके आया है ना, तो वहाँ पे तो अच्छा तरीका से सीख गया था। तो वहाँ पर देखते हैं कि जब भी तुम रेट ऑफ एप्रियंस को अगर कन्वर्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन में, तो जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो वही बन जाता है तुम्हारा क्या जी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक अलग से चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अलग से चार्ट। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को काम करने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अलग से चार्ट क्या बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का। क्या बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का एक और चार्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ एप्रियंस को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 ही से क्यों किए, क्योंकि अभी देख रहा है एप्रियंस किसका बात कर रहा था, ए बी का, और ए बी में गए तो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिखाई दिया, 2। मान के चलो कुछ दूसरा अगर रिएक्शन रहता उसमें तुम्हारा 3 रहता, क्या रहता, 3, तो अभी इसमें क्या करना पड़ता, 3 से डिवाइड करना पड़ता। मान के चलो तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता, कितना, 1 रहता, क्या रहता, 1, तो जो तुम्हारा रेट ऑफ एप्रियंस रह जाता वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। अब तो धीरे धीरे बात समझ में आ गया होगा। तो ये सब हम लोग को कहानी करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना था तुम्हारा, 2 था, तो 2 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 0.02 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 0.02 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 0.04 बन जाएगा। क्या अब तुम्हें बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका वैल्यू नहीं लेंगे, किसका वैल्यू लेंगे, इसका वैल्यू लेंगे। क्या बात अब समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना। चलो लास्ट में हम लोग को बोला है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिटेन रिएक्शन। तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, रेट कांस्टेंट का, जो कि ऑप्शन में दिया है। चलो क्वेश्चन को तुम पहले लिख लो तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो निकाल लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो रेट कांस्टेंट तो इजीली निकल जाएगा। अरे निकालने तो जान भी करते हो। तो मुझे सिर्फ बताना क्या था, बताना था ये दोनों का कंसेप्ट, कि कभी एप्रियंस दिया रहेगा, कभी डिसएप्रियंस दिया रहेगा, कभी कभी क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू ए बी। मतलब जहां तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बोला, कहीं ना कहीं तुम्हारा वही तो बात किया, एप्रियंस और डिसएप्रियंस। तो ये भी बात तुम नोटिस करना। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्यों मेरा सेकेंड लेक्चर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। क्यों, क्योंकि आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा बस साधारण सा क्वेश्चन दे देगा, फॉर्मूला में पुट करो तुरंत आंसर आ जाएगा। अरे जेई का तैयारी कर रहे हो, अरे तुम नीट का तैयारी कर रहे हो, अरे तुम सीयूईटी का तैयारी कर रहे हो। हाँ मानते हैं बोर्ड एग्जाम में इस तरह से फंसाएगा नहीं, हाँ फंसाएगा यार, फंसाएगा। क्योंकि तुम्हारा 2022 में क्या था क्वेश्चन, हालांकि वहाँ पे लक क्या था, कि लक ये था कि जो यहाँ पे स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो हम लोग को 1 दिया हुआ था। कितना दिया था, 1। तो 1 दिया था तो उसको डिवाइड करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी दिया था डिसएप्रियंस शायद दिया था, तो डिसएप्रियंस में 1 से डिवाइड करोगे तभी कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन वही चीज़ अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर डिवाइड तो करना पड़ेगा ना भाई। तो ये चाहिए, क्योंकि 2022 का सवाल तुम लोग को दिखाएंगे जैक बोर्ड का, तो उसमें भी तुम लोग देखना वैसा ही सवाल था जो अभी हम तुमको बता रहे हैं। तो इसी चलते इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। बाकी अगर तुम्हें अभी भी डिसएप्रियंस और एप्रियंस का कहानी में दिक्कत हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन में दिक्कत हो रहा है, तो सेकेंड लेक्चर जाओ और फिर से देख करके आओ। क्लियर है। चलो अब हम लोग को करना क्या, अरे जैसे तुम पहले जब जान रहा है कि अब सबसे पहले क्या करना है, रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ लिखने के बाद सबसे पहले क्या करना है, एक्सपेरिमेंट के अनुसार भी रेट लॉ लिखना है। उसके बाद सब कंपेयर करते जाओ और निकालते चल जाओ। चलो काच लिखेगा सबसे पहली बात, क्या तुम लोग जैसे फॉर्मेट तुम लोग को लिख दिए थे कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ये सब तो तुम खुद से लिख लोगे। तो हम डायरेक्टली क्या इक्वेशन लिख दे शॉर्टकट में से बना करके यहाँ पे सॉल्व कर दे। तो बाकी तुम लोग फॉर्मेट तो जान ही रहा है कैसे बनाना है, तो वैसे तुम लोग बना लेना, ठीक है, क्योंकि कितना हम टाइम यहाँ पे वेस्ट करें। चलो तो जान रहा है कि रेट लॉ के अनुसार जाओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारा जो एक्सप्रेशन था क्या था, तुम्हारा K हो जाएगा, कंसंट्रेशन तुम्हारा A2 था, इसका पावर x मान लोगे, तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ B2 है, इसका पावर कितना मानोगे 1, मतलब y, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, रेट लॉ के अनुसार। अब चलोगे तुम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से, तो इसके अनुसार जाओगे तो तुम्हारा R का वैल्यू ये नहीं, R का वैल्यू कौन होगा, ये होगा। तो कितना पुट करेंगे, 0.02 इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A2, और इसका पावर कितना हो जाएगा, ओह A2 क्या है लिख रहा है, A2 का वैल्यू तो दिया हुआ है ना चाचा, कितना दिया हुआ है 0.2, इसका पावर है x, 0.2 इसका पावर y, इसका क्या मान लेगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड एक्सपेरिमेंट से जाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.02 इज इक्वल टू K 0.1 x 0.4 इसका पावर y, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। चलो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से जाओगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, R का वैल्यू 0.04 इज इक्वल टू K 0.2 इसका पावर x 0. कितना है 4 है, इसका पावर y, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। चलो मिटा दो सारा कुछ।
ऐसे इसको सॉल्व करना है और क्या, x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, उसके बाद निकाल देना k का वैल्यू, हो जाएगा। चलो क्या करोगे, किसका वैल्यू निकालना चाहता है, x का, चलो x का ही निकाल लेते हैं। x का निकालोगे तो y का कहाँ कॉमन कॉमन मिल रहा है, तो y का मिल रहा है तुम्हारा सेकेंड और थर्ड में, तो सेकेंड और थर्ड को क्या करो, डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिवाइड कर दोगे इक्वेशन नंबर थर्ड से, क्या बन जाएगा, 0.02 को डिवाइड करोगे 0.04 से इज इक्वल्स टू k 0.1 का पावर x 0.4 का पावर y। अरे पुट कर रहे हैं, ऐसा मत सोच रहे कहाँ से लिख रहे हैं सर, अब तो उतना अनुमान हो गया ना तुम्हें कहाँ से कहाँ लिखेंगे। फिर थर्ड वाला का नीचे लिखो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, k 0.2 x 0.4 इसका पावर y। क्लियर है। अब क्या क्या सेम मिल रहा है तुम्हारा, y वाला टर्म खत्म, k खत्म, यहाँ से करोगे तो 2 बार में खत्म, मतलब तुम्हारा हो जाएगा 1/2, और वहाँ से जाओगे तो तुम्हारा 0.1 और 0.2 इसका पूरा पावर कितना हो जाएगा x, और तुम्हारा क्या बन जाएगा 1/2 का पावर 1 और 1/2 और इसका पावर x। मतलब तुम्हारा जान रहा है कि x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। आसान है। चलो अब तुम्हें लाना है क्या चीज़, y का वैल्यू। y का वैल्यू किसको किसको लगेगा, मतलब x का टर्म कटना है, x का वैल्यू देख रहे हैं कहाँ सेम सेम है, यहाँ 1 और थर्ड में। तभी चलो इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो किससे, इक्वेशन नंबर थर्ड से, कर लो। 1 में क्या है तुम्हारा 0.02 और इधर है तुम्हारा क्या चीज़ k 0.2 इसका पावर x 0.2 इसका पावर y, डिवाइड करोगे किससे, थर्ड से 0.04 और उसका क्या है इधर k 0.2 इसका पावर x 0.4 इसका पावर y। x वाला टर्म खत्म, k से k खत्म, ये वाला 2 बार में खत्म, मतलब 1/2 हो गया इज इक्वल्स टू 0.2 0.4 और इसका पूरा पावर कितना y। ये भी कितना बार में टूट गया, 2 बार में, मतलब 1/2 का पावर 1 1/2 इसका भी पावर y। तो बेस सेम, तो y बराबर कितना निकल जाएगा, 1 निकल गया, मतलब x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। चलो अब तुम्हें क्या निकालना था, रेट लो लिखना नहीं था, वहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा था, लिखने का तो रेट लो आपने लिख ही सकते हो, x की जगह में क्या पुट कर देना y की जगह में कितना 1, तो निकल जाएगा एक्सप्रेशन। अभी तुम्हारा पूछा था रेट कांस्टेंट का वैल्यू, क्या पूछा था, रेट कांस्टेंट का वैल्यू, तो तुम किसी में भी बिठा दो, x और y का वैल्यू पता चल गया, किसी में बिठा दो 1 2 3 कब्रों में बिठा दो, क्या में बिठाना चाहता है, चलो 1 में बिठा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसे जाओगे तो तुम्हारा क्या है 0.02 है इज इक्वल्स टू k, कंसंट्रेशन 0.2 दिया हुआ है, इसका पावर x के जगह में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो फिर इधर कितना दिया हुआ है 0.2 और इसका भी पावर कितना हो जाएगा y 1 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है 1, k का वैल्यू निकाल लो, तो 0.02 इज इक्वल्स टू, अच्छा चलो यहाँ से डायरेक्टली जब तुम k वैल्यू निकालोगे तो ऊपर तुम्हारा कितना था 0.02 बटा में ये दोनों चल जाएगा नीचे, मतलब तुम्हारा 0.02 और इंटू में फिर चल जाएगा 0.0, ओहो 0.02 है और उधर हम लोग को 0.2 है। चलो अभी तो हम पूरा काट देता 0.02 इन लोग को मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा तुम्हारा 0.04 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.04 और डिवाइड में चल जाएगा, काट के देख लो ये कितना हो जाएगा 1/2 चल जाएगा, मतलब k बराबर कितना हो जाएगा 1/2 लिखो या फिर क्या लिखो 0.5 लिखो, कितना लिखोगे 0.5। क्लियर है, अरे लिखोगे ना। अच्छा इसका यूनिट क्या लिखोगे तुम, कैलकुलेट करके तुम k का वैल्यू तो ला लिया, अब रहा बात इसका यूनिट तुम कैसे लिखोगे, क्योंकि तुम मार खाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हें अभी सेकेंड और थर्ड लेक्चर्स को बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाया गया था, और तुम्हारा यूनिट कैसे हम लोग निकालते हैं, चाहे तुम ऑर्डर से यूनिट चाहे यूनिट से ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ तुम्हें पता है। तो अभी तुम बताओ तो इसका अगर यूनिट अगर तुम्हें पूछ देता या फिर एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा, यूनिट तुम क्या लिखोगे के का। अभी तुम्हें पता चल गया कि x बराबर कितना आया है जी 1, y बराबर कितना आया 1, ये दोनों को जोड़ोगे तो वही तो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हारा कितना हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, कितना बनेगा सेकेंड ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए तुम निकालने जानते हो k का यूनिट। चलो इधर तुम स्क्रीनशॉट ले लो, भूल गया कार तुम लोग मार खाएगा, पहले बताएं ऐसा नहीं कर रहा है कि पढ़ते जा रहा पीछे वाला सब भुलाते जा रहा, रिवीजन करते जाओ। तुम्हें बताए थे k का यूनिट निकले के लिए तो यहाँ पर लिखा करते थे हम लोग मोल, इसका पावर में देखता था क्या लिखता था 1 - n, और फिर यहाँ पे लीटर लिखता था, यहाँ पे n - 1 और यहाँ पे क्या रहता था तुम्हारा पर सेकेंड। क्या यही चीज़ लिखते थे कि नहीं लिखते थे, ये चीज़ हम लोग लिखा करते थे कि नहीं लिखा करते थे, सो बता पहले लिखा करते थे, याद है तुम्हें, याद है ना। चलो
अब इसी को तुम क्या करते हो, सो देखो अभी n बराबर तुम्हें कितना मिल जाएगा जी, x प्लस वाई करोगे, n बराबर भी कितना मिल गया 1 + 1, मतलब n बराबर कितना है तुम्हारा सेकेंड, मतलब n बराबर कितना पुट करोगे सेकेंड। चलो बिठा दो, k बराबर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे मोल, इसका पावर 1 - 2 हो जाएगा लीटर, इसमें कितना हो जाएगा n - 1, n के जगह हम कितना भी तुम पुट कर रहा है 2 सेकेंड, सेकेंड में तो पहले से -1 रहता है। अब इसको सॉल्व कर लो, इधर हो जाएगा तुम्हारा मोल, इसका पावर में कितना हो जाएगा -1, मतलब ये हो जाएगा पर मोल। अगर ब्रैकेट को हटा भी देते हैं तो हम लोग को दिक्कत थोड़ी है, यहाँ पे तुम लिख दोगे क्या चाहिए मोल, मतलब ये पर मोल हो जाएगा क्योंकि -1 बचेगा। लीटर में देखो 2 में 1 जाएगा मतलब 1, तो ये पॉजिटिव में 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा पर सेकेंड। तो देख रहे हो उसका के का यूनिट क्या हो जाएगा। तो ये सब तुम लोग भूलना नहीं, 1 नंबर में पूछता है हर साल। तो तुम्हें यहाँ पे अगर के का वैल्यू लिख रहा है तो तुमको लिखना पड़ेगा रे, मार खाएगा। जो सब अगर इसको याद नहीं रखा है तो सब मार खाएगा। बस खाली मास्टर पढ़ाते जाए, तुम लोग पढ़ते जाओ, बाद में सब भूलते जाओ, ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर तुम ठान लिए हो कि तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें अच्छा परसेंटेज लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो भैया तुम्हें मेहनत तो करना पड़ेगा। पढ़ रहे हो तो उसको रिवीजन भी करते जाओ, आगे चल के फिर तुम्हारा क्या होगा, पीछे वाला कंसेप्ट फिर यूटिलाइज होगा, वहाँ पे यूज होते जाएगा। तो फिर क्या करोगे, वहाँ पे फिर जाओगे फिर पीछे पढ़ने, तो उसको क्या करो, जितना पढ़ लेते हो उसको रिवीजन भी करते जाओ, तब तुम इंटेलिजेंट हो पाओगे। मेरा काम क्या है, हम सभी चीज़ों को आसान करते जाएंगे, सभी कुछ तुमको देते जाएंगे मटेरियल कि देखो यहाँ से ऐसे समझाना है, वैसे समझाना है, जैसे भी समझाना हम समझा देंगे तुम्हें। अब तुम्हारा फ़र्ज क्या बनता है कि जितना भी तुम्हारे पास समय बचा है उसमें तुम क्या करो, उसको रिवीजन करो, उस सारी चीज़ों को रिवाइज करोगे तभी तो तुम आगे का कंसेप्ट सीख पाओगे। समझ में आया। अब मान के चलो ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर आगे वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, तो फिर वहाँ पे पता चलेगा इसको छोड़ देगा, रिवीजन नहीं करना, तो फिर तुम्हारे हाथ में बचेगा क्या। फिर पता चलेगा 1 महीना बाद तो इसका कंसेप्ट भी सारा कुछ भूल गया, मतलब ये चैप्टर को फिर से तुम पढ़ो। और वही चीज़ अगर तुम 10 मिनट 20 मिनट डेली अगर कॉपी को खोल करके देखते हो तो वो आराम से तुम्हारा हर चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, हर टॉपिक तुम्हें समझ में आते जाएगा। समझ में आया। तो जो अभी सब नहीं बना पाया था वो सब मार खाएगा। समझ में आया। नहीं, सब एकदम मुँह में याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे के का यूनिट कैसे हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो तुम्हारा आया क्या चीज़ 0.5। अब देखो ऑप्शन में तुम्हारा क्या क्या दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया था 2.5 × 10⁻⁻4, है तो है नहीं भैया। फिर उसी तरह से बी में दिया था क्या चीज़ 2.5 × 10⁻², वो भी नहीं मैच कर रहा है। सी में 1.25 × 10⁻⁻4, ये भी नहीं मैच कर रहा है। और डी में दिया था नन ऑफ दिस, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर है, उसको टिक कर लेना। अच्छा, तुम लोग सोचता है कि कभी नन ऑफ दिस हो भी नहीं करता है आंसर। हाँ न रे, कभी कभी हो जाता है। ये सब सवाल कहाँ पूछता है, तुम्हारा जेई और नीट में या फिर सीयूईटी में पूछता है। तो देखो इस तरह का सवाल आता है तो वहाँ पे ये मत सोचना कि नन ऑफ दिस हो भी नहीं करेगा, अरे वो भी हो जाता है कभी कभी। समझ में आया। चलो इसको नोट कर लो, एक होमवर्क के तौर पर दे देते हैं, ठीक है। उसको तुम लोग बना लेना। क्या बना लोगे, इसी तरह से जैसे इस पर है उसी तरह से उसमें अभी डिसएपीरेंस या फिर एपीरेंस का कहानी दे देते हैं, ठीक है। चलो इसको पहले लिख लो, तो उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है वो IIT जेई में पूछा है 2014 में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर कहाँ हैं, इसको देखो क्या बनाएगा ना इसको, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि फॉर द नॉन स्टिचोमेट्री रिएक्शन, हम लोग को इतना हम लोग को दिया गया है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स ऑल एट 298 केल्विन। हम लोग को रिएक्शंस दिया है जिसका यहाँ पे डाटा भी दिया गया है। अब हम लोग को निकालना क्या है, द रेट लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी के लिए जो फॉर्मेशन ऑफ सी है उसका हम लोग को रेट लॉ लिखना है। क्या लिखना है, हम लोग को रेट लॉ लिखना है। किसका, फॉर्मेशन ऑफ सी का। तो उतना भी पहले मत समझो, इसको बाद में समझाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग को क्या मकसद है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से निकालना। क्या चीज निकालना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो सबसे पहले देखो कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग को जरूरत क्या पड़ेगा, आर का वैल्यू। क्या चीज जरूरत पड़ेगा, आर का वैल्यू। देखो कंसंट्रेशन ए और बी का दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अब देखो तुम लोग फंस जाएगा इस वर्ड को लेकर के। क्या तुम्हें बताए थे कि जब हम लोग रेट ऑफ डिसएपीरेंस, रेट ऑफ एपीरेंस का कहानी चल रहा था तुम्हारा लेक्चर नंबर 2 में, तो लेक्चर नंबर 2 में अच्छा समझाया गया है कि वहाँ पे 3 तरह से बात होता था। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बोल देगा वहाँ पे, तो उस समय भी वही होता है जो तुम्हारा रेट ऑफ एपीरेंस होता है। और इसको एक तरह से और भी पूछता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ किसका, फॉर्मेशन, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली बोल देगा। क्या बोलेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो वो भी रेट ऑफ एपीरेंस का ही बात करता है। और वहाँ पर जब
डिसएपियरेंस का बात करते हैं तो उसके लिए कंजम्पशन वहाँ पे लिखाए थे, कंज्यूम होना तो बताए थे ना, तो वो सारा कुछ यहाँ पर लिख सकता है कभी कभी। जैसे अभी देखा था इससे पिछले वाला में एप्रियंस का बात किया था, अभी क्या इसका यूज कर दिया, फॉर्मेशन का बोल दिया। कभी कभी कंजम्पशन वहाँ पे लिख देगा, तो कुछ भी लिख सकता है वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो हम लोग ये क्या चीज़ का वैल्यू दिया है, फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि जब भी तुम R बराबर लिख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि इस रिएक्शन के अनुसार, तो तुम्हारा किसका बात किया है, C का बात किया है। किसका क्या है, C का बात। अगर C का बात किया है तो C के लिए रेट ऑफ रिएक्शन तुम कैसे लिखता है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन जैसे लिखता है तो तुम लिखता है वहाँ पे प्रोडक्ट के लिए प्लस रहता है, कंसंट्रेशन यहाँ पर किसका लिखेगा, तुम C का लिखेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, dt। अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन से लिख रहा है तो जो भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1 था तो 1 हो जाएगा। लेकिन वही तुम रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखता है, क्या चीज लिखता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन में क्या करता है, कोई भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर उसके लिए क्या लिखता है, डी लिखता है, कंसंट्रेशन ऑफ सी लिखता है, और नीचे क्या लिखता है, dt। लेकिन अभी देखो अगर डिवाइड नहीं भी कर रहा है और इसमें देखो कर भी रहा है तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 1 है, क्या है, 1। अगर यहाँ पर c के जगह में 2 रह जाता तभी इसमें क्या रहता, 2, और यहाँ पर देखो 2 रहता क्या, नहीं, तो उसमें मामला तो फंस जाता। तो अगर तुम्हारा यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ एप्रियंस दिया रहे तो उसको अगर रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, तो उसका स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ जाएगा। बात समझ में आ गया। हालांकि यहाँ पर हम लोग को 1 था तो 1 से जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वही तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। बात समझ में आ गया। तो इसको अलग से एगो चार्ट बनाने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। क्यों, क्योंकि रिलेशन देखे रहे 1 से कोई हम लोग को फर्क पड़ भी नहीं रहा है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इस तरह का सवाल हम लोग को फंसाएगा, ठीक है ना, इसी चलते थोड़ा सा धैर्यपूर्वक काम कीजिएगा। अब जेई में क्वेश्चन पूछा तो देखो 4 नंबर का सवाल है ये, चलो बना लो आराम से। हम लोग को जान रहे हैं कि इसका रेट लॉ के अनुसार चलोगे तो सबसे पहले देखो R बराबर तुम क्या लिखोगे, K लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ A लिखोगे, इसका क्या लिखोगे, पावर X हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B और इसका पावर क्या लिखोगे, Y। इसी के अनुसार 3 को एक्सपेरिमेंट था, तीनों का लिख लो। R का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A। कंसंट्रेशन ऑफ ए हम लोग को दिया हुआ है कितना, 0.1, तो 0.1 इसका पावर x, 0.1 दिया हुआ है किसका, y का, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड के लिए जाओगे तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू k 0.1 का पावर x और क्या दिया हुआ है 0.2 इसका पावर y, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसमें फिर देखो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.4 है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन A का कितना है 0.2 इसका पावर x, y का B का कितना दिया हुआ है 0.1 इसका पावर y, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब फिर उसी तरह से x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, निकल जाएगा तुमसे, नहीं निकलेगा रे, मार खाएगा। अच्छा तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि डायरेक्टली यहाँ पे कैसे चिपका दे रहे, अरे यार तुम एगो कॉलम बना भी लो ना रेट ऑफ रिएक्शंस का, बनाओगे तो सेम वैल्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से डिवाइड करना था, तो इसी चलते हम अलग से नहीं बनाए, इसी को हम चिप दे रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो निकालो निकालो निकालो, क्या निकालना है हम लोग को, x निकालना है, y निकालना है, तभी तो तुम वहाँ पे पुट करोगे। देखो हम लोग को क्या निकालना है, x का वैल्यू, x का निकालोगे तो y डिलीट करो, डिलीट कहाँ का होगा, 1 और 3 को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। जैसे तुम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करोगे इक्वेशन नंबर 3 से, क्या हो जाएगा, इसको ले रहा है इसको ले रहा है, मतलब यहाँ पे 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड कर रहे हो तुम 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 से, इज इक्वल्स टू k 0.1 का पावर x, 0.1 y, और नीचे क्या हो जाएगा k 0.2 का पावर x, 0.1 का पावर y। y वाला खत्म, k से k खत्म, ये खत्म, ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, क्योंकि 1.2 और यहाँ पे कितना है 2.4 है, तो 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से देखो ये भी कट जाएगा, कितना देखो नहीं जान रहा है कि एक स्टेप लिख देते हैं, 1/2 इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो तुम्हारा 1/2 और पावर में x ही आएगा, करके देख लेना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया। इसी तरह से तुम क्या निकालोगे, y का वैल्यू, तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा। तो जैसे अब चलोगे किसके अनुसार चलोगे तुम, अब किसका निकालना है y का वैल्यू, मतलब x को डिलीट करो, 1 और 2 का ले लो, किसको किसको लेगा 1 और 2, तो x वाला टर्म कट जाएगा। मतलब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करोगे इक्वेशन नंबर 2 से, क्या बन जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू
k 0.1 का पावर x, 0.1 का पावर y, नीचे हो जाएगा k 0.1 का पावर x, 0.2 का पावर y। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। क्लियर है? यहाँ से ये खत्म, अरे पूरे ये खत्म हो जा रहा है ना। चलो इधर कितना बचा? 1 बचा। इधर कितना बचा तुम्हारा? 0.1 का पावर y और क्या बचा? 0.2 का पावर y। अरे कुल मिलाकर के इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना, उतना क्या करोगे? 1/2 यार, इसका पावर कितना? y हो जाएगा ना जी, कर लोगे? ठीक है। अब वही बात आ गया जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखा था कि 1 आ गया, इसको लाना क्या चाहिए? 1/2, तो इसको लिख ही सकते हो अपने से 1/2 और इसका पावर कितना हो जाएगा? 0। 1/2 और इसका पावर y, तो बताओ y बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x बराबर कितना आया था? 1, y बराबर कितना आ गया? 0। चलो इसको भी लिख लो, चलो मिटा दें। अब देखो तुम्हारे पास जो अभी क्वेश्चन दिया था उसके अनुसार क्या जवाब दोगे। अभी तुम्हारे पास x बराबर 1 है, y बराबर कितना आ गया? 0 आ गया तुम्हें यहाँ पे। तो इसी के अनुसार अब देखो क्वेश्चन क्या बोला था, रेट लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी इज। अब हम लोग को यहाँ से रिलेट करके बताना है क्या चीज, तो रेट लॉ को किसके लिए? तो फॉर्मेशन ऑफ सी का। किसका? फॉर्मेशन ऑफ सी का। फॉर्मेशन ऑफ सी कहने का मतलब मतलब एप्रियंस ऑफ सी का। तो जैसे उसका लिखते हो तो ये क्या हो जाता है हम लोग को? डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? सी, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग को? टी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू। अच्छा एक बात बताओ, क्या अभी जो रिएक्शंस था उसमें हम लोग को स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी क्या था? हम लोग को सी के पहले 1 था। क्या था हम लोग को? 1। तो 1 से इसमें डिवाइड भी करोगे तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। और अगर 1 से डिवाइड करो या ना करो फिर भी ये हम लोग को मतलब एपीरियंस कहला रहा है हम लोग को सी का, और यही हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन भी कहलाएगा। तो इसी के अनुसार जब हम लोग रेट लॉ के लिखेगा तो यहाँ पे के हो जाएगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? बी। इसका पावर 1 और इसका पावर 0। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं डी और कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज़? सी, और नीचे हो जाएगा हम लोग को डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ से हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ 1, और यहाँ से देखो b का पावर 0 मतलब उसका छोड़ देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। तो जो रेट लॉ और तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ सी था उसके बीच में रिलेशन क्या है? तो ऐसा ऐसा करके कहाँ एग्जाम्पल दिया है देखो, हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन ए में देखो के, और इधर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है। बाकी बी को गैप कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन का जो पावर था वो कितना था? 0 था। ठीक है। तो इस हिसाब से सही कौन हो जाता है? ए हो जाता है। अब देखो बी में क्या था? सो यहाँ देखोगे ए के रिस्पेक्ट में भी 1 ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में कितना? 1 ऑर्डर। मतलब वैसा था ही नहीं, क्योंकि हम लोग को बी के ऊपर कैसा था? 0 ऑर्डर, तो ये तो होगा नहीं। इसके ऊपर देखो बी के ऊपर सेकेंड ऑर्डर, ये भी नहीं होगा। इसमें भी देखो बी के ऊपर फर्स्ट, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाता है हम लोग को? ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, ये जितने भी यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते थे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वाला से, तो वो सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है। अभी तक हम लोग ये लेक्चर्स मिला करके 4 लेक्चर्स हुआ था, जिसमें से हम लोग को पहला लेक्चर में क्या पढ़े, तो उसमें सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जाने इस चैप्टर्स के बारे में, फिर वहाँ से रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में जाने, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है। फिर सेकंड लेक्चर में उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल बहुत सारा किए। उसके बाद थर्ड लेक्चर में आए तो रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखे, लेकिन किसके माध्यम से? तो रेट लॉ के अनुसार। तो उसको हम लोग वहाँ पे देखे, वहाँ से रेट कॉन्स्टेंट के बारे में समझे, फिर वहाँ से रेट ऑफ रिएक्शंस लिखे, साथ ही साथ वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में जाने। फिर अभी फोर्थ लेक्चर जो है इसमें हम लोग देखें कि ऑर्डर जो होगा वो हम लोग का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, जो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि इस मेथड से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो ये भी जो रिएक्शन था वो हम लोग को क्या है? तो 1 स्टेप रिएक्शन है, मतलब एक ही स्टेप में क्या होता है? रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा कि एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप में वो क्या होगा? कंप्लीट होगा। समझ में आ गया? उसमें मैकेनिज्म वगैरह भी देखना पड़ेगा। तो वो सारा कुछ तो उसके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो उम्मीद है कि जो आज का जो लेक्चर्स था वो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। आप इस लेक्चर्स को एंजॉय किए होंगे, क्योंकि आपको एक एक बात यहाँ पे समझ में आया होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ गया होगा कि हाँ, हम भी अब फिजिकल केमिस्ट्री में धमाल मचा सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में ही क्यों, आप पूरा केमिस्ट्री में धमाल मचा सकते हैं। अगर आप हमसे इसी तरह से लगातार जुड़े हुए रहेंगे तो आपका परसेंटेज बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के साथ ही साथ अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का कर रहे हैं, चाहे आप सीयूईटी का कर रहे हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कि उसमें केमिस्ट्री अगर आ रहा है तो उसमें आप पूरा धमाल मचा देंगे। बात समझ में आ गया? तो देखो बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि जैसे हम अपने तरफ से तो पूरा एफर्ट डाल रहे हैं कि आपको कितना नॉर्मल से नॉर्मल होकर के बताया जा सके, जिससे आप इजी लैंग्वेज में सारे कंसेप्ट को सीख पाएँ और उसको अच्छा तरीके से आप वहाँ पे प्रदर्शन भी कर सके। तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि आप लेक्चर्स देखने के दौरान नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे फंस जा सकते हैं। ठीक है। तो ये कहानी है।
बाकी रही बात जैसे कि उस समय ही बोले कि अगर रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है ये सब अगर आप भूल जा रहे हैं तो पहले रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर आगे चल के फंसते जाइएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में कि पहला लेक्चर से लेकर के अंतिम तक एक दूसरे से क्या करेगा, कंसेप्ट को रिलेट करते जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग को बनाना है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब न्यूमेरिकल, और इसको तभी बन पाएगा जब आपका बेस से पूरा हाई लेवल तक का पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो बस यही कहेंगे कि आप अगर हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही इंजॉय लगेगा। हर लेक्चर्स हर चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, और आप लोगों से बस इतना ही रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक किया कीजिए, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको सच में समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नीचे एक अच्छा सा कमेंट दीजिए, आपको कुछ सजेशन देना है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे ज़रूर मुझे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए क्योंकि देखिए हमारा अपडेट कभी भी आपके पास जा सकता है कि वहाँ पर कुछ नोटिस डालना है या फिर आपका लेक्चर ही रहे, तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आप तक वहाँ पर नोटिफिकेशन जाएगा भी नहीं। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर में हमारे पास स्टूडेंट जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन अंदर से मिलता है और उसी के अनुसार हम यहाँ पे अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो बस ये आपका भी फ़र्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है कोर्सेज, तो आप ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर साझा करें। ठीक है, और अगला लेक्चर्स में आपको पता चल ही गया है कि क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसमें भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालना सीखेंगे। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी थोड़ा सा लेवल उसमें हाई रहता है। ठीक है, ये तो थोड़ा इजी ही टाइप का लगा, लेकिन वो थोड़ा सा हम लोग को लगता है वो भी बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा वो अटपटा टाइप से लगता है, लेकिन उसको भी हम बहुत ईजी तरीक़ा से आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ही। तब तक बस इतना ही बोलेंगे कि बहुत ही अपने आप को ये मान के चलिए कि हमें अगले बार जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसमें हम अच्छा प्रदर्शन कर सके, उस हिसाब को लेकर के आप अभी से मोटिवेटेड रहे और उसी के अनुसार अभी अपना हार्डवर्क को बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास बहुत कम समय बचा है, 5 महीना ही बचा हुआ है, तो इसी 5 से 6 महीना में ही आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा सीरियसनेस लाना पड़ेगा अपने आप में। ठीक है, बाकी हंसी मजाक वाला पढ़ाई तो होगा नहीं भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ, हाँ बस मैं कंटेंट को इजी करवा दूंगा, समझ में आ रहा है। बाकी मेहनत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्लियर है, बाकी बस इतने ही बोलेंगे, पढ़ते रहिए, इसी तरह से साथ बनाइए रखिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पूरा चैप्टर को पूरा सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो पूरा धमाकेदार वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग पूरा कंटेंट को पढ़ेंगे आराम से। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।